गाइस यार प्लीज कंसंट्रेट, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग कर रहे हैं यार एस लॉ के अमेंडमेंट्स। सर अमेंडमेंट्स जो है वो आप लाइव क्यों नहीं कर रहे हो? तो अमेंडमेंट दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पर्पज से कि भैया आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए, थोड़ा सा आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए। अगर मैं लाइव लेता था, पब्लिकली अगर लाइव करता था तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, बट अब ये लेक्चर्स आई थॉट, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं हाँ, बट कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसके अंदर है दोस्तों। तो यस चलिए शुरू करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहला आपका जो अमेंडमेंट है वो है आपके चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मेजॉरिटी। चैप्टर नंबर 4 की जब हम बात करें तो मेजॉरिटी हमने बहुत भारी तरीके से बहुत ही भारी तरीके से हमने चैप्टर नंबर 4 किया है। कहां पे? मैराथन में। बहुत ही भारी तरीके से हमने चैप्टर नंबर 4 का मैराथन किया, आईसीडीआर का। यस और नो, आप लोगों ने आईसीडीआर का मैराथन देखा होगा दोस्तों, अगर देखा नहीं है तो भैया देख लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है आईसीडीआर का वो दिया हुआ है बाबूजी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर। मेरे को एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हो इशू का? तो इशू का आप कितना परसेंट यूटिलाइज कर सकते हो? 25% यूज कर सकते हो। ठीक है, 25% ऑफ द टोटल इशू साइज कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट बेटा आपका कैन बी यूटिलाइज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। यस, ये मैंने अनलिस्टेड लाइव किया है, तो कुछ स्टूडेंट इसके अंदर है दोस्तों जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, उन्होंने बाद में लाइक जरूर करना है, अनकमेंट तो जरूर जरूर करना है बेटा। अच्छा, अब ये अमेंडमेंट पढ़ के आपको 2 मिनट के लिए आपके होश उड़ सकते हैं। अगर आप ये पढ़ोगे तो पढ़ के आपको थोड़े से होश उड़ सकते हैं, लेकिन इसको एकदम आराम से पहले मैं सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आईपीओ, जब भी हम बात करते हैं आईपीओ का या एफपीओ का, तो हमने एक रूल देखा था 75% 25% देखा था। रूल देखा था हमने कौन सा? 75% एंड 25% का रूल देखा था। ठीक है, अब 25 किस चीज का था? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का था, मतलब अदर देन द इशू, मतलब जो इशू का मेन पर्पस है उसके अलावा आप कहीं पैसा डाल सकते हो, वो 25% था। अब ये जो परसेंटेज है ना 25%, इसको इंक्रीज कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो इंक्रीज नहीं भी हुआ है और हुआ भी है। अब नहीं भी हुआ भी है, इसका मतलब क्या? तो देखना, ध्यान से सुनना। नाउ द परसेंटेज इज 35%। कितना परसेंट? 35%। लेकिन 35% दो चीज मिला के, एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और दूसरा नॉट आइडेंटिफाइड एक्विजिशन। एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना। देखो यार बेटा, बात समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई कंपनी देखिएगा यार, जब भी हम लोग बात करते हैं, कभी भी बहुत बड़ी कंपनी जब हम खरीदते हैं या कंपनी में फंडिंग आती है, अब आईपीओ एफपीओ आता है। देखो आईपीओ आएगा तो पैसा आएगा कंपनी में, पैसा आएगा तो उस पैसे से क्या करेगा? जैसे आज यूनिक एकेडमी के पास अगर 100 करोड़ का फंडिंग आ जाता है, 100 करोड़ रुपए को हमको फंडिंग मिल जाती है, तो 100 करोड़ से हम करेंगे क्या? क्या हम हमारी स्ट्रीम को और बढ़ाएंगे? आज हम कॉमर्स में हैं, हम साइंस में जाने की कोशिश करेंगे, यूपीएससी एमपीएससी स्टार्ट करने की, ऑब्वियसली बात है बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिसने 100 करोड़ रुपए हमको दिए हैं, जो पब्लिक ने 100 करोड़ रुपए दिया है, उसको उनको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना, नहीं तो स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब भी आईपीओ एफपीओ आता है तो बहुत सारे, आपको पता है, एक्विजिशंस होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? एक्विजिशन। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एकेडमीज होंगे या अपने अपने लोकल एरिया पे एकेडमीज होंगे, उनको हम खरीद लेंगे ताकि यूनिक वहां पे भी पहुंच जाए जहां पे नहीं है। यस और नो? मतलब आज जब आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ में एक पर्पस ये भी हो सकता है कि हम क्या करेंगे? हम एक्विजिशन करेंगे, बट द एक्विजिशन इज नॉट आइडेंटिफाइड। अभी तक हमको पता नहीं हम क्या एक्विजिशन करेंगे, बट करेंगे। क्वाइट लॉजिकल तरीके से समझोगे ना तो ये अमेंडमेंट बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट है। लॉजिकल तरीके से समझोगे ना तो ये बड़ा बहुत ही प्यारा है भैया, बहुत ही प्यारा है। चले हर्ष जी ध्यान दे रहे, इधर हो ढोकले रिकॉर्डेड के मुंडे के। हाँ जी, सो क्या बोला गया, मेरी बात समझना बाबू। जब भी हम लोग बात करें, ये मैंने अनलिस्टेड रखा हुआ है, मैं लिस्टेड नहीं गया हूं ताकि जल्दी से ये कंप्लीट करें, एंड उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा ऑन द यूट्यूब, तो बाकी सब लोग देख सकते हैं बेटा। हाँ, सो ये समझ में आ रहा है। आज यूनिक एकेडमी का एग्जांपल लेके समझना, अगर 200 करोड़ 100 करोड़ का हमको फंडिंग मिल गया, आईपीओ लाया मतलब हमने फंडिंग लिया ना, पब्लिक से पैसा उठाया हमने, आईपीओ एफपीओ में पब्लिक से हमने पैसा उठाया। अब इस पैसों से कहीं ना कहीं हम एक्विजिशन तो करेंगे ही ना।
अरे एकेडमी को बढ़ाएंगे कैसे? जब तक हम दूसरे फील्ड में नहीं जा पाएंगे तो हम एकेडमी को थोड़ी बढ़ा पाएंगे दोस्तों। तो बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। उसके लिए एक्विजिशन करूंगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अभी आईपीओ में हमको थोड़ी पता मैं कितनी एकेडमीज और अक्वायर करूंगा। मुझे नहीं पता मैं कितना अक्वायर जरूर करूंगा, पता नहीं कितना अक्वायर करूंगा। तो आपका 100 रुपए का मैं इश्यू लेके आ रहा हूं, उसका 35% मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। बट सर आपने बोला कि लाइव नहीं है। ओह पल्लवी, लाइव है, अनलिस्टेड लाइव है। हाँ जी, तो किस पर्पस के लिए मैं, सुनो ना बाबू, 35% मैं किस पर्पस के लिए डाल सकता हूं? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड नॉट आइडेंटिफाइड एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट। नॉट आइडेंटिफाइड क्यों लिखा? बिकॉज अभी मुझे पता नहीं मैं कहां डालने वाला हूं। मैं एक्विजिशन करूंगा, ऑब्वियस ही बात है, मैं करूंगा, ऑब्वियस ही बात है, हाँ है ना, बट मुझे पता नहीं है मैं कितना अक्वायर करूंगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए रूल रिमेन सेम, 75-25 रूल अभी भी है। अगर सिर्फ आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करना है, सिर्फ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो यू कैन यूज कितना? 25%। अच्छा, सिर्फ एक्विजिशन, नॉट आइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए यूज करना है तो कितना? तो भी 25% ही है। तो सर 25 और 25 50 हो गए? ना 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 ये इंडिविजुअल हमने देखा, दोनों साथ में मिला के कितने हो सकते हैं? 35%। मतलब अपर लिमिट कितनी है? 35%। अपर लिमिट कितनी है? 35%। उसमें से अगर सिर्फ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करना है तो कितना होगा? 25%। और सिर्फ अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए है तो भी 25%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं 25 जनरल के लिए यूज करूं और 25 अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करूं। ना ना ना, दोनों मिला के कितना होगा? 35। मतलब अपर लिमिट 35। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है भैया? इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, सपोज मैंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 20% डाल दिए, तो अब मैं अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए कितना यूज कर सकूंगा? 15% ही बचा मेरे पास। भले इवन तो 25% है, लेकिन बचा 15% ही, क्योंकि बाकी का 20% मैं कहीं और इन्वेस्ट कर चुका हूं। समझ में आ रहा है? तो बात ये सुनो, सो द लिमिट रिमेन सेम 25-25, बट द मैक्सिमम इज 35। मैक्सिमम मतलब क्या? दोनों मिला के। दोनों मिला के मतलब कौन सा? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस प्लस नॉट आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट। दोनों मिला के कितना हो गया बेटा? दोनों मिला कितना हो गया? 35%। गॉट द पॉइंट बेटा? अब ये पढ़ो तो समझ में आएगा। पहले तो एक बार का तो स्टार्टिंग में तो कुछ झिपेगा ही नहीं आपको, अब समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, अब समझ में आएगा। ये जो पढ़ा हुआ है ना, स्टार्टिंग में झिपेगा ही नहीं आपको। मतलब अगर मैं समझाता नहीं था ना तो नहीं समझता था। अब देखो यार, एन इश्यूअर मेकिंग आईपीओ, ये एफपीओ है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है उनसे। राइट इश्यू शैल इंश्योर दैट अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड, क्या लिखा है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड सच ऑब्जेक्ट वेयर द इश्यूअर कंपनी हैज नॉट आइडेंटिफाइड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट टारगेट। मतलब उनका अभी तक आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सुनो, as mentioned in the object of the issue in draft prospectus and offer document shall not exceed 35% of the amount being raised by the issuer। तो 35% कौन सा मिला के है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड। इस एंड ने पूरा खेल बदल दिया है। इस सर 30% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस नहीं हो सकता। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि सर 30% और 5% चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज इंडिविजुअल लिमिट अभी भी इंटेक्ट है। इंडिविजुअल लिमिट अभी भी इंटेक्ट है। कौन सी? 25% वाली। 25% वाली इंडिविजुअल लिमिट अभी भी इंटेक्ट है। फिर क्या मिला? हाउएवर द अबव रेज्ड फॉर सच ऑब्जेक्ट वेयर द इश्यूअर कंपनी हैज नॉट आइडेंटिफाइड। देखो अभी यहां पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वर्ड यूज ही नहीं किया है। यहां क्या बोला इन्होंने? डायरेक्टली इश्यूअर कंपनी हैज नॉट आइडेंटिफाइड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट। वो कितना? शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट रेज्ड बाय द इशूअर। मतलब समझ में आ रहा है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो पहले से ही कितना है? 25%, है ना। इसमें बोला इंसर्शन। इंसर्शन मतलब क्या हुआ है? कुछ ऐड हुआ है। इंसर्शन मतलब हमने ये रेगुलेशंस में ऐड किया है। समझ में आ रहा है? तो बात ये सुनो, तो अभी भी इंडिविजुअल लिमिट 25 की है, बट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड दूसरा नॉट आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन, दोनों मिला के कितना हो गया? हाँ, तो सर इसको 25 + 10 बोले? वो भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 17 भी तो हो सकता है ना। 17.5 जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, 17.5 इसके लिए, दोनों मिला के 35। अब तुमको जैसा करना है करो, लेकिन एक में मैक्सिमम 25 हो सकता है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में 32% डाला और एक्विजिशन 3% किया, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कितना है? 25% ही है, तो इंडिविजुअली 25% है।
25% फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, 25% फॉर नॉट आइडेंटिफाइड, लेकिन दोनों मिला के कितना? हाँ तो हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे 10, 25 और 10, क्योंकि बाइफर्केशन उन्होंने थोड़ी दिया है। बाइफर्केशन इन्होंने बाइफर्केशन ऐसा नहीं दी कि 25 इसका और 10 इनका, इन्होंने क्या बोला, दोनों मिला के कितना? 35। फिर तुमको जो कॉम्बिनेशन करना है करो, इतना याद रखना कोई भी 1 से 25 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। समझ गया? आसान है, ठीक है। Provided that such limits shall not apply if the proposed acquisition or strategic investment object had been identified। हाँ, अगर ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं इसको खरीदूंगा तो वो नहीं, अगर मैंने बता दिया हूं ना मैं कि आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट है, अगर आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट है, मेरी बात बनाओ, तो क्या वो ऑब्जेक्ट वाला ही आ गया ना? मैंने आईपीओ में लिख दिया कि इसको खरीदूंगा मैं, तो वो 35 के कैटेगरी में आएगा ही नहीं ना। ये नहीं भी देते तो हम समझते हैं नॉट आइडेंटिफाइड 35%। देखो मुझे मालूम है भाई, सर पूरा 35% कर सकते हैं ना फॉर अनआइडेंटिफाइड? नहीं कर सकते बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूं, नहीं कर सकते। सर पूरा का पूरा 35% हम डाल सकते हैं क्या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे? नहीं। पूरा का पूरा 35% सर हम नॉट आइडेंटिफाइड में डाल सकते हैं? नहीं। हाँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन देखिएगा क्या बोला गया है। फॉर इशू वेयर ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 6 ऑफ दिस रेगुलेशन। ये है अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया ना आपको? हाँ या ना? करेक्ट है ना? अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। आइडेंटिफाइड होगा तो वो 25% में आता ही नहीं है ना, वो 75% में आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टस में बता दिया है, हमने प्रोस्पेक्टस में बता दिया है। सर समझ तो गए, बट लिखेंगे कैसे? जैसे इन्होंने दिया है, ऐसा जैसे दिया वैसे लिखेंगे बेटा, कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइड नॉट आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट कैन बी मैक्सिमम अप टू 35%। अच्छा, दिस इज व्हाट अमेंडमेंट नंबर 2, अमेंडमेंट नंबर 1। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं, हम अमेंडमेंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। अब देखो यार, जब हम बात करते हैं सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 6, तो ये बात करता है अल्टरनेट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स की। अच्छा मुझे बताओ, इशू 2 तरीके से आ सकता है भैया। इशू कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से। एक कौन सा? अच्छा अभी आपके जो डाउट है वो एंड में रखना, ताकि क्या है ना, ये लेक्चर बहुत बड़ा ना बने। तो अभी आप बिल्कुल भी डाउट, सर ये पीडीएफ भेज देना बेटा, ये आईसी आपका सप्लीमेंट है बेटा, डाउनलोड कर लीजिए सप्लीमेंट को। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा दोस्तों, आगे क्या बोला गया है। अभी ऑनलाइन वाले जितने भी लोग देख रहे हैं है ना, मैं अनलिस्टेड करने का रीजन ही है कि इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है, इसीलिए आपके जो भी अभी आपके डाउट्स आते हैं वो एंड में रखिएगा बेटा जी। चलो अभी आप लोग भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है सेकंड वन, आपके भी डाउट एंड में रखना बेटा, जो नहीं आ रहा है उसको टिक करके रखना, मैं एंड में डिस्कस करेगा। शेयर्स ऑफर्ड फॉर सेल। अच्छा ऑफर फॉर सेल पता है? ऑफर फॉर सेल पता है आपको? यस सर, ऑफर फॉर सेल हमको पता है। व्हाट इज ऑफर फॉर सेल बेटा? व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? ऑफर फॉर सेल मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स किसको देते हैं हम लोग? पब्लिक को। LIC वॉज दी ऑफर फॉर सेल। LIC क्या था आपका? ऑफर फॉर सेल था, बराबर है। तो जब हम बात करते हैं ऑफर फॉर सेल की, क्या बोला गया है? शेयर ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक होल्डिंग इंडिविजुअली और विद PAC मोर देन 20% ऑफ प्री इश्यू होल्डिंग बेस्ड ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड। फुल्ली डाइल्यूटेड मतलब जिसको हम बेच सकते हैं, डाइल्यूट करना मतलब बेच सकते हैं। शैल नॉट एक्सीड मोर देन 50% ऑफ देयर प्री शेयर होल्डिंग ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। एक बार जरा रीड करिए और रीड करके जरा इंटरप्रिटेशन बताइए आप, इसका इंटरप्रिटेशन बताना जरा मेरे को रीड करके, गो फॉर इट जल्दी से। अच्छा ये ऐसे तो नहीं समझ में आएगा आपको, ये ऐसे पढ़ोगे तो सब बाउंसर जाएगा। इस बार के अमेंडमेंट भले थोड़े हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट की लैंग्वेज है बहुत शैतानी लैंग्वेज दी हुई है, बट यस है बहुत इजी। मुझे बताओ ऑफर फॉर सेल में क्या सेलिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचता है? ये वर्ड सुना होगा आपने मेरे मुंह से, सेलिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचता है। मतलब नॉर्मली कौन होते हैं ये लोग? प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप्स और द शेयर होल्डर्स हु आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ठीक है ना? यस। तो क्या बोला गया, अगर कोई सेलिंग शेयर होल्डर अपना शेयर्स बेचना चाहता है और उसके पास 20% से ज्यादा कंपनी के शेयर्स है,
कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचना चाहता है किसके अंदर, ऑफर फॉर सेल में, और उसकी 20% से ज्यादा क्या है उसकी प्री इशू होल्डिंग उसकी है। मतलब अगर कंपनी के पास 100 रुपए के शेयर है ना, आई एम होल्डिंग मोर देन 20%, मतलब 20 से ज्यादा शेयर्स मैं खरीदता हूं, मैं मेरे पास है, मतलब आई एम दी प्री शेयर होल्डर, प्री इशू शेयर होल्डर, या जिसको हम सेलिंग शेयर होल्डर बोलते हैं, जो अपने शेयर्स बेचता है ना, डाइल्यूट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग शेयर होल्डर। अच्छा, जैसे आज अगर यूनिक एकेडमी का आईपीओ आवे तो सेलिंग शेयर होल्डर कौन बन जाएगा, आशीष सर, हाँ है ना, आशीष सर के पास कंट्रोल है, तो आशीष सर क्या बन गए, सेलिंग शेयर होल्डर, वो अपना स्टेक बेचेंगे पब्लिक को, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके सेलिंग शेयर होल्डर, बराबर है। चलिए, तो आशीष सर के पास, सेलिंग शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं, मोर देन 20% ऑफ शेयर्स, मोर देन 20% ऑफ प्री इशू शेयर होल्डिंग, मतलब इशू आने के पहले कितने शेयर्स है उनके पास, 20% से ज्यादा, 20% नहीं, 20% से ज्यादा, तो वो कितने शेयर्स बेच सकते हैं, इसके बारे में बात करी है। आशीष सर के पास भी प्री शेयर होल्डिंग आशीष सर के पास है, कहां 10% है, इधर इधर वाला, ऊपर वाला, शैल नॉट एक्सीड मोर देन 50%। हाँ सही है, सही है, सही बोला हो। मतलब सुनो सुनो, आशीष सर के पास ना 40% शेयर्स हैं, वो 40 के 40 बेच के निकल गए, बोले भाड़ में जाए, आग लगे बस्ती में, थारो बंदा रहेगा मस्ती में, बोले क्या करना है, रिटायरमेंट है, यूनिक को बेच के निकल जाता हूं, बोले तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या होगा, और उनके नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या होगा। तो बोले ऐसा क्या बोला है, बोले प्री शेयर होल्डर पूरा बेच के मत निकल भाई, ठीक है। जैसे आज एलआईसी में प्रमोटर कौन, शेयर कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर कौन थी, गवर्नमेंट, अगर पूरा का पूरा होल्डिंग बेच के निकल जाएगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी यार। तो क्या बोला है, इफ यू आर होल्डिंग इज अबाउट 20%, तो उसका आप मैक्सिमम 50% शेयर से बेच सकते हो। मतलब सपोज 100 शेयर से, कान खोल के सुन लेना, नहीं समझे तो थोड़ा वापस पीछे लेना, वापस सुन लेना, क्योंकि पर्पस बहुत क्लियर है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ना। 100 शेयर से फॉर एग्जांपल आशीष सर के पास प्री शेयर होल्डिंग आशीष सर की 20% से ज्यादा है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100, तो उसके मैक्स 50%, मतलब कितने शेयर्स, 50 शेयर्स ही वो बेच सकते हैं। अगर आशीष सर के पास 200 शेयर्स हैं तो इसका 50%, मतलब 100 शेयर ही बेच सकते हैं वो मैक्सिमम, पूरे शेयर्स, एटलीस्ट आधे शेयर्स अपने पास रखने हैं। तो क्या बोला है, बहुत ही आसान सा है अमेंडमेंट, बहुत तूफान अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज तूफान है, लैंग्वेज थोड़ी खतरनाक है। क्या बोला गया है, इफ यू आर होल्डिंग इज मोर देन 20%, तो आप कितना बेच सकते हो, उसका मैक्सिमम 50% ही उसका बेच सकते हो आप, ठीक है। दूसरा, शेयर्स ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक इज लेस देन 20%, अगर 20% से कम है तो कितना बेच सकते हो, 10% ऑफ हुम ना, यहां थोड़ा सा अलग है, पहला प्रोविजन क्लियर है क्या, कितना, अगर आपके पास मोर देन 20% है तो उसका 50% तुम बेच सकते हो, मतलब तुम्हारी होल्डिंग का 50% बेच सकते हो तुम, ये तो क्लियर है। शट अप। दूसरा पॉइंट क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकेंड पॉइंट बोला है इफ योर होल्डिंग इज 20% से कम है, शट अप, अगर 20% से कम है, आपकी होल्डिंग 20% से कम है, तो आप 10% बेच सकते हो, लेकिन 10% किसका, नहीं, 10% टोटल कंपनी का, 10% टोटल कंपनी का। मतलब सुनो शट अप, मतलब सुनो, आई एम होल्डिंग 18% शेयर्स इन दी कंपनी। देखो टोटल शेयर्स, एग्जांपल से समझना, टोटल शेयर्स है 100, टोटल शेयर्स क्या है 100 शेयर्स है टोटल, उसका 18% मेरे पास है, मतलब कितने शेयर्स, तो 18 शेयर्स है, मतलब 20% से कम है मेरे पास, हाँ है ना, तो मैं 10% शेयर्स बेच सकता हूं, 10% मेरा नहीं, 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना होता है 10, मैक्सिमम कितना बेच पाऊंगा 10, तो 18 में से मैं कितना बेच पाया 10। एक और एग्जांपल समझो, तीसरा एग्जांपल, आई एम होल्डिंग 15% शेयर्स इन दी कंपनी, टोटल मिला के 100 शेयर है, आई एम होल्डिंग 15% शेयर्स, मतलब 15 ही है ना, 15% मतलब 15 ही आएगा, तो उस केस में मैं कितने शेयर्स बेच सकता हूं 10% ऑफ व्हाट 100, तो मैं कितने शेयर्स बेच पाऊंगा 10, तो क्या 15 में से मैं 10 बेच सकता हूं, 15 में से मैं 10, एंड में अभी जो भी डाउट है बेटा, 15 में से कितने बेच सकता हूं मैं 10 बेच सकता हूं मैक्सिमम। एक और एग्जांपल, शट अप, 10,000 शेयर्स है, कितने शेयर्स है कंपनी में 10,000 शेयर्स, आई एम होल्डिंग
1900 shares in the company. I am holding कितने shares? 1900 shares in the company. So tell me, my holding becomes कितना? My holding is what बेटा? 19% is my holding. बराबर है कि नहीं है? 19% is my holding. समझ में आ रहा है? तो मैं 10% शेयर्स बेच सकता हूं, लेकिन 10% मेरे होल्डिंग का नहीं, 10% 10,000 का। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो मैं मैक्सिमम कितना बेच पाऊंगा? 1,000। तो 1900 में से मैं 1,000 शेयर्स यहां पे बेच सकता हूं। दिस इज द अमेंडमेंट नंबर 2। यस और नो? हाँ जी। देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर 20% से ज्यादा है आपके पास तो आपकी होल्डिंग का 50%, अगर 20% से कम है तो टोटल का 10%। गॉट द पॉइंट बेटा? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर क्या बोला है? फॉर शेयर होल्डर इंडिविजुअली और विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न मोर देन 20% ऑफ प्री इश्यू होल्डिंग based on diluted basis, provisions of lock-in as specified shall be applicable। मतलब यहां पे जो लॉक-इन के रेगुलेशंस, जो नॉर्मल रेगुलेशंस है वो यहां पे लगेंगे। नॉर्मल जो रेगुलेशंस हैं आपके वो लगेंगे। लॉक-इन पीरियड कितना है अभी आजकल? कितना है? 18 महीने। तो लॉक-इन के बाद ही बेच सकते हो आप, सिंपल बात है। लॉक-इन के बाद ही आप बेच सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर क्या बोला? अच्छा, ये पॉइंट भी पढ़ाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। लॉक-इन पीरियड फॉर थर्ड अमेंडमेंट नंबर 3 बेटा आईसीडीआर का, लॉक इन पीरियड फॉर वेंचर कैपिटल फंड और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 6 महीने है भैया। कितना महीना? 6 महीने। ये अपन ने पढ़ लिया, ऑलरेडी भी पढ़ लिया है, इसमें कोई नया नहीं है, ऑलरेडी हम अमेंडमेंट कर चुके हैं ये, ठीक है। 6 महीने का। अच्छा, ये कहां से आया बेटा? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, सॉरी वेंचर कैपिटल फंड और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहां से आया? या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर कहां से आया? याद आ रहा है आईपीओ में कि प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन को 20% लेना है, लेकिन 10% इनको दे सकते हो, तो इनका लॉक इन कितना है? 6 महीने। यस। अब देखिएगा, प्राइस बैंड एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सुनो ना। प्राइस बैंड की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, द कैप ऑन प्राइस बैंड एंड द कूपन रेट इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट शैल बी लेस देन और इक्वल टू 120% ऑफ फ्लोर प्राइस। मतलब अगर 100 रुपए है तो अपर प्राइस कितना हो सकता है? 120। अगर 80 है तो अपर प्राइस कितना हो सकता है? 96 रुपीज। 20% होता है 16 रुपए 80 का। अगर 60 रुपए है तो 60 का 20% कितना होता है? 12 रुपए। तो अपर प्राइस कितना हो सकता है? तो ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि भैया 20% का गैप हो सकता है फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में, लोअर प्राइस और अपर प्राइस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 20% मैक्सिमम गैप। लेकिन मिनिमम कुछ बोला था क्या? मिनिमम कुछ भी नहीं बोला था। मतलब पहले ऐसा था कि भैया 100 से लेके 101, क्या ये मैं प्राइस बैंड रख सकता हूं? यस, ये रख सकता था, ये रख सकता था, ये रख सकता था। लेकिन अब बोला है कि आपका प्राइस बैंड शैल एटलीस्ट 105%। मतलब सिंपल, मैक्सिमम गैप कितना? 20%। मिनिमम गैप कितना? 5%। मतलब क्या? सपोज 100 इज द लोअर प्राइस, तो मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है? लेकिन प्राइस बैंड में 100 रुपए, ये तो क्या हो गया? लोअर प्राइस हो गया। अपर प्राइस हम कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम 120, लेकिन कम से कम कितना रखना पड़ेगा? 105। सो 100 से लेके 105 ये चलेगा? यस। 100 से लेके 104 ये चलेगा क्या? क्योंकि गैप सिर्फ कितने परसेंट का हुआ है? 4%। अब मिनिमम गैप कितने का चाहिए? 5%। अभी तक सिर्फ अपर प्राइस की बात करी थी। अपर प्राइस कितना था? अपर गैप सिर्फ 20% का बोला था। अभी मिनिमम भी बोल दिया है कि कम से कम 5% का गैप, ज्यादा से ज्यादा 20% का गैप। सिंपल सा अमेंडमेंट है ये, इसी में शॉर्ट में दिया है, लिखे क्या? इधर ही है। ये जो बोल्ड में दिया हुआ है ना, उतना लिख लेने का बेटा बढ़िया से। अच्छा, एक बहुत भारी अमेंडमेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो अमेंडमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि यार ये आपके लिए एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलोकेशन इन नेट ऑफर, if an issue is made through book building process, the allocation in non-institutional investor category shall be as follows। non-institutional investor category क्या बोला गया है? non-institutional investor category क्या बोला गया है? देखो, क्या 3 टाइप की पब्लिक कैटेगरी होती है?
कितने होती है बेटा? 3 टाइप की कवर होती है, QIB, HNI, RII। HNI मतलब कौन? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। RII मतलब कौन? क्या ये दोनों के दोनों नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है? ये दोनों के दोनों नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। फिर क्या बोला है? 1/3 ऑफ द पोर्शन अवेलेबल टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर shall be reserved for applicants with application size of more than 2 lakh but up to 10 lakh। क्या बोला गया है दोस्तों? 1/3 ऑफ वॉट बेटा? आपका पोर्शन अवेलेबल टू हुम? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी रिजर्व फॉर कितना? 1/3 मतलब 33.33%। किसके लिए रिजर्व करना पड़ेगा? जिसका एप्लीकेशन साइज 2 लाख से ज्यादा है, बट कितने लाख तक का है? 10 लाख तक का है। 2 लाख से ज्यादा है मतलब HNI की बात हो रही है ना? हाँ है ना? हाँ ठीक है ना। अच्छा देखो, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कौन? ऐसे इन्वेस्टर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब QIB नहीं है। अब QIB के बाद में 2 कैटेगरी बचती है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब ही कौन? HNI। यहां नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कौन बोल रहा है? HNI। अच्छा HNI का एप्लीकेशन साइज बताओ कितना होना चाहिए? मोर देन 2 लाख। 10 लाख कुछ नहीं है, मोर देन 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा है तो वो क्या है? HNI। 2 लाख से हायर लिमिट कुछ भी नहीं है भाई, 100 करोड़ का लिमिट भी नहीं है। आप HNI मतलब कौन? बंदा इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका एप्लीकेशन साइज 2 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है ना? सो यहां नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब किसकी बात कर रहे हैं? HNI की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? HNI। तो क्या बोला गया है? अब HNI को इन्होंने 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। HNI को कितने पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है? 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है बेटा। कौन से 2 पार्ट? एक वो HNI जिसका एप्लीकेशन साइज 2 लाख से तो ज्यादा है बट अप टू 10 लाख है। नहीं है? अब जी अच्छा, इन्होंने क्या बाइफर्केशन किया? ध्यान से सुनना। HNI को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक बंदा वो जिसका एप्लीकेशन साइज कितना है? 2 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख है। और दूसरा HNI को डिवाइड कर दिया जिसका एप्लीकेशन साइज कितना है? मोर देन 10 लाख। एक कौन सा? 2 लाख से 10 लाख। और दूसरा कौन सा? मोर देन 10 लाख। तो बोले इनको जितने भी शेयर्स दे रहे हो, समझो इनको 100 शेयर्स दे रहे हो, तो उसका 1/3 पहले छोटे लोगों को देना है। 1/3 मतलब कितना? 33.33। और बचा हुआ 2/3 ये बड़े लोगों को देना है। मतलब कौन सा? मोर देन 10 लाख। मतलब HNI में भी 2 बोल दिए, एक गरीब HNI, एक अच्छा HNI। हाँ तो देखो क्या बोला गया? 1/3 ऑफ पोर्शन अवेलेबल टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर shall be reserved for applicant with application size of more than 2 lakh and up to कितना? 10 lakh। 1/3 पोर्शन किसके लिए रखेंगे? अच्छा ये 1/3 टोटल का लोगे क्या? नहीं 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 नहीं, 1/3 HNI का, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो 1/3 है वो किसके लिए रखोगे? ऐसे HNI के लिए या ऐसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए जिसका एप्लीकेशन साइज 2 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है। ये नया ऐड हुआ है ना? और ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। पहली चीज तो मेथड कौन सी? बुक बिल्डिंग। पहली चीज तो अच्छा, कुछ लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो जरा मैं थोड़ा सा और कलेक्ट करवा दूं उनको। देखो भाई QIB में क्या होता है तो मैं बता दूं आपको। QIB में होता है ऐसा है कि मैक्सिमम 50% दे सकते हो आप QIB को। आई एम सॉरी, बुक बिल्डिंग मेथड में ऐसा होता है कि मैक्स अल्टरनेट में 75 था बेटा, ये नॉर्मल बुक बिल्डिंग मेथड है। तो बुक बिल्डिंग मेथड में कितना दे सकते हो? 50 QIB को, HNI को मिनिमम 15 और RII को मिनिमम 35%। ठीक है, ये नॉर्मल रूल था जो हमने पढ़ा हुआ है।
तो HNI मतलब ही ये किसकी बात कर रहे हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। HNI मतलब ही कौन? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये जो 15%, जो भी 15% शेयर्स आते हैं उनके, HNI को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक 1/3 और दूसरा 2/3। 1/3 उन लोगों, 15% का 1/3, 15% का 1/3 किसको दोगे? जिसका एप्लीकेशन 2 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, ठीक है, और 2/3 बाकी जिनका एप्लीकेशन साइज मोर देन 10। सिंपल, गॉट द पॉइंट। फिर बोला कोई अगर पोर्शन अनसब्सक्राइब होता है तो इंटर से एडजस्टमेंट अलाउड है। इंटर से मतलब 2 लाख से 10 लाख ने कम लिया तो उसको ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। केशव, इशू साइज का नहीं लेना है 1/3 बेटा, इशू साइज का नहीं लेना है। किसका लेना है? पोर्शन अवेलेबल टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसका 1/3 और उसका 2/3, टोटल का 1/3 2/3 नहीं है, प्लीज नोट डाउन। अच्छा, ये भी बहुत इजी अमेंडमेंट है, बहुत भारी अमेंडमेंट है। पहली चीज तो बोला है कि अच्छा, मॉनिटरिंग एजेंसी पढ़ा था अपन ने, इशू को मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग एजेंसी मतलब क्या? इशू को मॉनिटर करना। हमने पढ़ा था 95% जब तक इशू प्रोसीड यूटिलाइज ना हुए तब तक मॉनिटर करना, हाँ या ना? अब यह 95% की जगह 100 कर दिया है। यस करेक्ट, अभी 100 कर दिया है, मतलब 75% तो जनरल कॉर्पोरेट उसका हो गया। तो जितना प्रोजेक्ट में डालना है, जब तक वो पूरा प्रोजेक्ट में नहीं डालता है, जब तक वो पूरा प्रोजेक्ट में नहीं जाता है तब तक मॉनिटरिंग करेगा कौन? मॉनिटरिंग एजेंसी। और पहला मॉनिटरिंग एजेंसी करने का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसको दिया है अभी? CRA। पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी था, अब सिर्फ किसको दिया है? सिर्फ CRA। तो अब मॉनिटरिंग एजेंसी कौन बनेगा? CRA। पहला अमेंडमेंट क्या आया? मॉनिटरिंग एजेंसी कौन बनेगा? CRA। दूसरा, मॉनिटरिंग एजेंसी पहले था कि भैया जब तक 95% पैसा यूटिलाइज नहीं होता है तब तक वो ध्यान रखेगा। अब 95 को निकाल के कितना कर दिया? 100% कर दिया है। जब तक पूरा पैसा यूटिलाइज ना होना तब तक मॉनिटरिंग एजेंसी मॉनिटर करता रहेगा और रिपोर्ट करते रहेगा। क्वार्टरली रिपोर्ट देगा, ये आगे आएगा, उसका अमेंडमेंट भी अपन पढ़ेंगे आगे, वो क्वार्टरली रिपोर्ट के बारे में भी देखेंगे अपन। अच्छा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, कितना था? 90%, तो हम 15 दिन में पैसा रिफंड कर देते हैं। टाइम पीरियड कम कर दिया है भैया, 15 दिन का है, 4 दिन, 4 days, दैट्स इट, खत्म बात, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। 4 दिन के अंदर, और 4 दिन के अंदर नहीं किया ना भैया तो तुमको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, वो भी कितना परसेंट? 15%। नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ठीक है पूछ सकते हैं तो देखेंगे अपन। क्या बोला गया है? सबसे पहले तो रिफंड कितने, रिलीज कितने दिन के अंदर करना है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है आपको तो 4 days के अंदर आपको पैसा रिफंड करना है। अर्लियर द प्रोविजन वाज 15 days, 15 दिन में रिफंड करना था। अब नई प्रोविजन कितनी आ गई है? 4 दिन। और 4 दिन के अंदर या तो पैसा क्या कर दो? रिलीज कर दो। पैसा रिलीज करना है मतलब क्या करना है? पहले पुराना ऐसा था कि भैया 7 दिन के अंदर करना पड़ता था। If the issuer fails to listing or trading permission from the stock exchange, it shall refund through verifiable means entire monies within 7 days। मतलब अगर हमारा लिस्टिंग अप्रूवल नहीं मिला, हमको अगर लिस्टिंग अप्रूवल नहीं मिला तो पहले 7 दिन में रिफंड था, अब कितने दिन में रिफंड कर दिया है? 4 दिन में रिफंड कर दिया। और अगर 4 दिन में पे नहीं किया बेटा तो क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। कितने परसेंट का? 15% का। अच्छा ये भी अपन ने देखा हुआ है, ऑलरेडी देखा हुआ है। राइट इशू का टाइम पीरियड चेंज हो गया है। हाँ, अंडरराइटर वाला नहीं दिया है यहाँ पे, अंडरराइटर वाला सेम है। हाँ, यहां बताओ, राइट इशू शैल बी केप्ट ओपन फॉर मिनिमम कितने दिन? 7 दिन। पुराना अमेंडमेंट है, पढ़ा हुआ अपन ने, ये ऑलरेडी अमेंडमेंट पढ़ा हुआ अपन ने। 7 दिन से 30 दिन, पहले 15 से 30 दिन था। पुराना अमेंडमेंट है, बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये भी पढ़ा हुआ अपन ने, ये भी पढ़ा हुआ अपन ने, इसमें भी कोई बहुत अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, क्या बोला हुआ है देखो, अगर देखो एफपीओ का एक ही कंडीशन था ना, एफपीओ में एक ही कंडीशन था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन सी थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? अगर नाम चेंज हुआ है तो 50% रेवेन्यू कहां से आना चाहिए? नए नाम से। एफपीओ में एक ही कंडीशन थी, उन्होंने भी वही लिखा है, इश्यूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक अ फर्दर पब्लिक ऑफर इफ इट हैज नॉट चेंज। अगर उसने पिछले साल में कोई भी नाम चेंज नहीं किया है तो बिना किसी कंडीशन के वो एफपीओ ला सकती है, बिकॉज एफपीओ की एक ही कंडीशन थी ना भाई। अब वही, अगर नाम ही हमने नहीं चेंज किया, कोई भी नाम चेंज नहीं किया हमने,
तो वो कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं। और नाम चेंज किया है तो 50% रेवेन्यू किससे आना चाहिए, नए नाम से आना चाहिए। गॉट द पॉइंट। अच्छा ये भी सेम है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड की अगर हम बात करें, व्हाट इज अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड, तो 75% ऑफ नेट ऑफर किसको देना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एंड टू रिफंड फुल सब्सक्रिप्शन मनी इफ विल मेक टू सेड मिनिमम अलॉटमेंट। ये भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी अपन ने, है ना। अल्टरनेट ये पढ़ा है ना अपन ने। 75% पूरा किसको देना है, QIB। नहीं दे पाया तो पूरा पैसा क्या कर देना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, है ना। इसमें अमेंडमेंट क्या है सर, बेटा अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, एक नई सेंटेंस ऐड कर दिया है कि भैया अगर कोई भी नाम चेंज नहीं है आपके इसमें, ठीक है ना, क्या नहीं है, पिछले साल भर में आपका लास्ट 1 ईयर में अगर आपका नाम चेंज नहीं है तो आपको FPO लग जाएगा। मतलब FPO आप बिना किसी कंडीशन के ले सकते हो। अल्टीमेटली उसका इंटरप्रिटेशन हमने तभी निकाल लिया था, इन्होंने एडिशनली उसको ऐड कर दिया गया। अच्छा प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू का एक पॉइंट था कि वही बंदे को हम प्रेफरेंशियल इशू दे सकते हैं जिसने पिछले 6 महीने में कोई भी शेयर्स बेचे नहीं है। प्रेफरेंशियल इशू में अगर आप देखोगे, अच्छा जब भी आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है कि ये कहां पढ़ा था, तो आपने आपके नोट्स में जाना है और प्रेफरेंशियल इशू ओपन करना है और उसकी कंडीशन पढ़नी है, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अमेंडमेंट पढ़ते टाइम अगर आपके समरी नोट्स जो मैंने लिखवा के दिए वो आपके साथ रहेंगे, इट विल बी मोर हेल्पफुल। अच्छा वो साथ में अगर नहीं है तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी, आप नॉन यूनिक स्टूडेंट हो तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी ने आपको लिखा के दिया होगा या फिर पढ़ाया होगा कहीं, तो वो ओपन करके देखना बेटा, तो अमेंडमेंट का ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगा। मैं प्योरली इसको अमेंडमेंट लेक्चर रख रहा हूं, मैं इसको रिवीजन लेक्चर नहीं ले रहा हूं कि प्रेफरेंशियल इशू पूरा रिवीजन करवाऊं आपको, ठीक है। तो जिस पॉइंट में चेंज आया वो मैं बता रहा हूं आपको। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10 डे नहीं है ना सर, बेटा वो IPO FPO का है, राइट इशू में चेंज आया था 7 दिन वाला। चलो अब देखो अमेंडमेंट क्या बोला गया है, देखो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज shall not made to any person who has sold or transfer any equity shares during 90 trading days preceding the relevant date। पहले कितना था, 6 महीने, अब 6 महीने से चेंज हो गए, क्या किया है बेटा, ठीक है ना, 6 महीने से कम करके कितने कर दिए बेटा जी, 3 महीने कर दिया है। समझ में आ गया यहां तक बात, ये सुन लो। अच्छा फिर क्या बोला है, इशूअर प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकता अगर उसका कोई ड्यूज पेंडिंग है, जो सेबी को कुछ पैसा देना बाकी है, या स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देना बाकी है, या डिपॉजिटरी को अगर पैसा देना बाकी है बेटा, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है, तो मतलब तो आप प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकते। लोगों का पैसा डुबा रहा है और आप प्रेफरेंशियल ला रहे हो, नहीं होगा बेटा, ठीक है। सो अगर आपका ड्यूज पेंडिंग है, किसका, बोर्ड का, मतलब सेबी को पैसा देना है, स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देना है, या डिपॉजिटरी को पैसा देना है, तो आप प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकते। हाँ हाउएवर इन केस वेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेंडिंग अपील और प्रोसीडिंग, या फिर जो ड्यूज पेंडिंग है उसका केस चल रहा है वहां पे, तो ठीक है, तो आप प्रेफरेंशियल इशू ला सकते हो। सिंपल बात है भैया, पहले सेबी की फीस आपने नहीं दी है वो दे दो, स्टॉक एक्सचेंज का आपने फीस नहीं भरा है वो भर दो, डिपॉजिट को पैसा नहीं दिया वो पैसा दे दो बाबा, उसके बाद आप लेके आओ। गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अमेंडमेंट है आपका कंडीशन फॉर प्रेफरेंशियल इशू। कंडीशन फॉर व्हाट, प्रेफरेंशियल इशू। तो क्या बोला है, इशूअर ने एक एप्लीकेशन देना है फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द सेम डे वेयर द नोटिस हैज टू बी सेंट टू। अच्छा मुझे बताओ, क्या प्रेफरेंशियल इशू लाने के लिए आपको SR पास करना पड़ेगा? SR पास करने के लिए शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ेगा, जिस दिन उसको नोटिस दी शेयर होल्डर को उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज को भी अप्लाई करना है फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। पढ़ लिया अपन ने, ये पढ़ लिया, उसी दिन देना है। किस दिन? जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, जिस दिन आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की नोटिस दे रहे हो, क्या 21 दिन पहले नोटिस देते हैं ना मीटिंग का, तो जिस दिन आप शेयर होल्डर को नोटिस दे रहे हो ऑन द सेम डे, उसी दिन वो नोटिस किसको देना है? स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है। गॉट द पॉइंट। फिर बोला है अपॉन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन द अलॉटेड टू कन्वर्ट द कन्वर्टिबल सिक्योरिटी विद इन द टेन्योर एंड अलॉटमेंट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 15 days फ्रॉम द एक्सरसाइज। अच्छा कन्वर्टिबल सिक्योरिटी पता है ना, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी पता है ना, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी which are to be converted into equity shares, which has to be converted into what body? Equity shares। तो जैसे उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करा मतलब क्या किया, बाकी का पैसा दिया होगा, ठीक है, और बोले मेरा कन्वर्ट करके दो, तो उसको 15 दिन के अंदर आपको कन्वर्जन करना है, उनको शेयर्स अलॉट कर देने हैं।
ठीक है, तो एक्सरसाइज ऑफ द कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इज कंप्लीटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्सरसाइज। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितने दिन के दिन हो जाएगा? 15 दिन। 15 दिन कहां से? जब उसने एक्सरसाइज किया, उसने एक्सरसाइज किया, मुझे कन्वर्ट करना है। सपोज यू आर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, आइदर कन्वर्ट और रिडीम। आपने बोला हमको कन्वर्ट करना है, आई एम एक्सरसाइज माय ऑप्शन, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उसके 15 दिन के अंदर आपका कन्वर्जन हो जाएगा, शेयर्स मिल जाएंगे आपको 15 दिन के अंदर। नहीं, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी की बात करिए। नेक्स्ट वन, सभी की बात हो गई है। 3 महीना क्या, वो तो ऑप्शन वारंट एक्सपायर करने की बात हुई है 3 महीने का, बाद में एंड में डिस्कस करूंगा बेटा, अभी नहीं। चलिए नेक्स्ट वन बोला गया डिस्क्लोज, डाउट एंड में, डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर। अमेंडमेंट क्या है बेटा? द इश्यूअर शैल प्लेस अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी before the general meeting of shareholder considering the proposed preferential issue, certifying that issue is being made in the accordance with the SEBI। चलो एक और अच्छा काम हुआ है, हमको काम मिल गया है भैया, हमको काम मिल गया है कि जब भी ये सब प्रेफरेंशियल इशू की कंडीशन चल रही है भाई, अभी तक ये सब प्रेफरेंशियल इशू की कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था? पिछले 90 दिन में आपने कोई भी शेयर्स बेचे या ट्रांसफर नहीं किए हैं तो ही होगा आपको प्रेफरेंशियल इशू मिलेगा। अर्लियर द डेट टाइम वाज 6 मंथ्स। दूसरा, कोई भी पैसा पेंडिंग होना आपका नहीं चाहिए। तीसरा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है स्टॉक एक्सचेंज का, और उसका एप्लीकेशन किस दिन देना है बाबू? जिस दिन शेयर होल्डर का एसआर पास करने के लिए नोटिस दिए उस दिन। फिर टेन्योर ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, जब भी कन्वर्टिबल सिक्योरिटी की बात होती है तो जिस दिन उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसके 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आई एम सॉरी, अलॉटमेंट कर देना है। फिर डिस्क्लोजर देना है आपको, ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोजर देना है। क्या देना है बेटा? कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कौन भैया? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने एक सर्टिफिकेट देना है कि इन्होंने प्रेफरेंशियल इशू के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए। अच्छे बेबी है ये, सबके सब अच्छे बाबू है, सब कुछ इन्होंने फॉलो। एनीवेज ठीक है, मैं अपलोड करवा देता हूं उसको मर्ज करके वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा क्या बोला गया आगे। तो प्रेफरेंशियल इशू मतलब आप क्या दे रहे हो? उनको शेयर्स दे रहे हो, बदले में वो अपने को क्या देंगे? पैसा। और फिर बोला पैसा नहीं तो अदर देन कैश भी, तो अदर देन कैश में हम उससे क्या ले सकते हैं? स्वैप ऑफ शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस इशू में हमने उनको शेयर्स दिए, बदले में उन्होंने हमको क्या देना चाहिए था? पैसा। पैसा देना चाहिए था, बट पैसों की जगह हम क्या ले सकते हैं? शेयर। तो मतलब शेयर्स के बदले शेयर्स के मतलब शेयर। अच्छा, ये लॉक इन भी पढ़ चुके हैं यार अपन। लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटीज अलॉटेड टू प्रमोटर ग्रुप अप टू 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 18 मंथ्स। 18 महीने ही पढ़ा हुआ अपन ने। फॉर अलॉटमेंट एक्सीडिंग 20% कितना? 6 महीने। क्या वही पढ़ा है अपन ने? फिर बोला लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर अलॉटमेंट टू पर्सन अदर देन प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6 मंथ्स। वही पढ़ा हुआ, 18 महीने 6 महीने 6 महीने, तो ओल्ड वाला ही है, देयर इज नो सच चेंज इसके अंदर। नेक्स्ट वन देखो बेटा, प्लेज ऑफ लॉक्ड इन सिक्योरिटी। प्लेज का मतलब गिरवी रखना, प्लेज का मतलब गिरवी रखना। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर, मतलब आप एसआर शेयर्स छोड़ के आप कोई भी शेयर्स गिरवी रख सकते हो। नहीं, अभी मैं रिकॉर्डेड अपलोड करवाऊंगा। चलिए क्या बोला गया दोस्तों, बताइए जल्दी से। एसआर शेयर्स के अलावा, कौन से शेयर्स के अलावा? एसआर शेयर्स के अलावा आप कोई भी शेयर्स गिरवी रख सकते हो। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट एसआर शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर एंड लॉक्ड इन अंडर द प्रोविजन मे बी प्लेज एंड कोलैटरल फॉर लोन ग्रांटेड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक। मतलब आपके शेयर्स लॉक्ड इन में है। शेयर्स कैसे हैं? लॉक इन में शेयर्स है, मतलब शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, फिर भी आप उसको गिरवी रख सकते हो, प्लेज रख सकते हो, लेकिन याद रखना है वो प्लेज एसआर शेयर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा बेटा जी। लॉक्ड इन होने के बाद में, मतलब चैप्टर नंबर 4 का ही मेन अमेंडमेंट था। नेक्स्ट वन क्या बोला गया है? कुछ प्रोस्पेक्टस के अंदर है ना डिस्क्लोजर ऐड कर दिए हैं। प्रोस्पेक्टस में क्या ऐड कर दिया है? डिस्क्लोजर की कुछ चीजें और दिखाओ। जैसे आप यूनिक एकेडमी में एडमिशन लिए थे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई होगी, आपका नाम, आपका गांव, आप कहां से हो, आप क्या करते हो, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी होगी, फॉर्म भरवाया होगा। अब उस फॉर्म में हमने 4-5 चीजें और ऐड कर दी कि भाई आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप करने आए हो,
आप शादी के लिए रिश्ता, मतलब कुछ 3-4 चीजें हमने और ऐड कर दी फॉर फर्दर क्लैरिटी पर्पस, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला गया है, टू प्रोवाइड ग्रेटर क्लैरिटी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको एब्रीज प्रोस्पेक्टस में क्या करना है, प्रोवाइड करना है। इसको कर देना भैया कट, इस अमेंडमेंट को कर देना भैया कट, कट कर देना, बिल्कुल कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन बोला है सेबी हैज नोटिफाइड द सेबी इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022 which shall came into force from the date of their publication in official gazette. It provide that amendment relating to regulations 32, 49, 129, 129 shall be carried by the SEBI shall came in the force in the following manner. For public issue of a size less than 10 crore 10,000 crore and opening on or after 1st April 2022 with effect from April 2। मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, कुछ चीजों में अमेंडमेंट करा है। हमको बताया नहीं कि हमने कहा अमेंडमेंट करा, हमको सिर्फ बताया कि जैसे हमने रेगुलेशन नंबर 32 में अमेंडमेंट लाया है, 49 में अमेंडमेंट लाया है, 129 में अमेंडमेंट लाया है, 145 में अमेंडमेंट लाया है। और ये अमेंडमेंट दो तरीके से इंप्लीमेंट होगा। हमने इस अमेंडमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो कंपनी जिनका इश्यू साइज कितना है, 10,000 से कम है, 10,000 करोड़ से कम है, और दूसरा बेटा जी 10,000 करोड़ और मोर है। तो इस तरीके से हमने आपका अमेंडमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करा है। अब क्या अमेंडमेंट है नहीं दिया है, हाँ रिलेवेंट नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में रिलेवेंट होगा, है ना। आने एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं, बट आने वाले टाइम के लिए इट विल बी वेरी रिलेवेंट, बहुत रिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन आपको अभी तो नहीं है। अभी आपको क्या बोला है, अभी एकदम कीप इट वेरी सिंपल, आपको क्या बोला है कि हम अमेंडमेंट लेके आए हैं आपके लिए। ये लिंक भी ओपन करके अपन देख सकते हैं, लेकिन अभी वी डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, अमेंडमेंट लाए हम, ठीक है ना, हम अमेंडमेंट लाए हैं और ये अमेंडमेंट हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। चेंजेस उनके लिए जिनका इशू साइज 10,000 करोड़ से कम है, और चेंजेस उनके लिए जिनका इशू साइज 10,000 करोड़ और उससे ज्यादा है, ठीक है। दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है इसको। अच्छा, आसबा वाला पता है ना, आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है ना। सेबी हैज रिव्यूड द प्रोसेसिंग ऑफ आसबा by self-certified syndicate bank as a part of continuing efforts to further streamline the bidding process and to ensure the orderly development of market. ASBA application in public issue shall be processed only after the application money are blocked in the investor bank account. Accordingly, all intermediary market infrastructure are advised to ensure that appropriate system and procedure shall be made within 3 months from the issuance of the circular. मतलब क्या? ASBA is what? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जिसमें आप एप्लीकेशन देते हो कि हमारा पैसा ब्लॉक कर दो भैया, जिसमें आप एप्लीकेशन देते हो हमारा पैसा क्या कर दो भैया, ब्लॉक कर दो, बराबर है। आप एप्लीकेशन दे रहे हो, आपका पैसा ब्लॉक नहीं हुआ और वो एप्लीकेशन वहां पहुंच गई, अब ये पॉसिबल नहीं है। पैसा ब्लॉक होगा पहले, वो गाना सुनो ना, पहले जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो, बस वो वाली बात। पहले पैसा लेंगे फिर शेयर्स का आपका एप्लीकेशन ब्लॉक करेंगे। मतलब जब तक आपका एप्लीकेशन मनी ब्लॉक नहीं होता ना, वो पब्लिक इशू के लिए प्रोसेस ही नहीं हो, मतलब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। ये तो सिंपल रूल है हर जगह का। क्या है, आप पैसा दो पहले, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। और जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया उसके 3 महीने के अंदर अंदर सारे इंटरमीडिएट ने कान आंख नाक खोल के सुन लेना है कि पहले एप्लीकेशन नहीं जाएगी, पहले पैसा ब्लॉक होगा, उसके बाद एप्लीकेशन जाएगी। Provided that stock exchange shall accept the ASBA application in their electronic book building system only with the mandatory confirmation of application money blocked. देखो, आप पैसा किसको देते हो, आप एप्लीकेशन किसके थ्रू देते हो, स्टॉक ब्रोकर। वो एप्लीकेशन कहां पे जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, बराबर है। तो इधर क्या बोला है, आप ब्रोकर को पहले पैसा अपना क्या करोगे, ब्लॉक, तभी जाके वो एप्लीकेशन आपका आगे किसको देगा, स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज को भी वही बोला है कि वही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना जिसका पैसा ब्लॉक हुआ है। यस, चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ राइट इशू। SEBI has streamlined the right issue process and provided that trading in right entitlements on the secondary market platform commence along with the opening of right issue and has to be closed at least 3 working days prior to closure of right issue. Earlier, the requirement was 4 days. SEBI received representation from the market that in case there are trading holiday between that last date of RE, that is right entitlement, trading date and issue closure, the
provision of minimum gap of 4 days may not always ensure that there are adequate days for settlement, as minimum 2 working days are required for the settlement of RE traded at on last day of RE trading window. RE traded on stock exchange platform have T+2 rolling settlement. अब एक्चुअली देखा जाए, दिस इज यू नो राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में अपने यहाँ पे बात अच्छी नहीं करी है, बट देखो क्या बोला, सेबी स्ट्रीमलाइन द राइट इशू प्रोसेस and provided that trading in right entitlement, trading in what? Rights entitlement on secondary market platform commence along with the opening of the right issue and has to be closed within 3 working days prior to closure of right issue. क्या बोला गया है? right entitlements जो होते हैं, right entitlement मतलब क्या? right issue आपको मिल रहा है, राइट इशू आपको मिल रहा है, मिलेगा ना राइट इशू आपको, यस और नो, उसके लिए आप क्या दोगे? एप्लीकेशन दोगे। राइट इशू के लिए आप क्या दोगे? एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या बोला है? ट्रेडिंग इन राइट एंटाइटलमेंट ऑन द सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कमेंस अलोंग विद द ओपनिंग ऑफ राइट इशू। जिस दिन राइट इशू ओपन होगा उस दिन आपका क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग चालू हो जाएगी किसके अंदर? राइट एंटाइटलमेंट्स के अंदर, एंड हैज टू बी क्लोज एटलीस्ट कितने? 3 वर्किंग डेज प्रायर टू क्लोजर ऑफ राइट इशू। अच्छा, राइट इशू कितने दिन के लिए ओपन होता है? 7 दिन, मैक्सिमम कितना? 30 डेज। जिस दिन राइट इशू ओपन हुआ उस दिन क्या स्टार्ट हो जाएगा? ट्रेडिंग। और ये राइट इशू का ट्रेडिंग कब क्लोज हो जाना चाहिए? 3 दिन पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्लोजिंग डेट। तो क्लोज एटलीस्ट 3 वर्किंग प्रायर टू क्लोजर ऑफ राइट इशू। इशू कितने दिन के लिए क्लोज होता है? मतलब इशू कब क्लोज होता है? ओ बाबू ध्यान दो इधर, व्हाट इज राइट एंटाइटलमेंट? मेरी बात समझना। राइट्स एंटाइटलमेंट इज द टेम्पररी राइट। ये कौन सा राइट होता है? टेम्पररी डिमेट सिक्योरिटी होती है। टेम्पररी डिमेट सिक्योरिटी होती है दैट रिप्रेजेंट शेयर होल्डर्स एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर राइट इशू। दैट रिप्रेजेंट व्हाट? राइट इशू की एलिजिबिलिटी के लिए हम टेम्पररी उसका ट्रेडिंग करवाते हैं। देखो ये है क्या? राइट एंटाइटलमेंट क्या है बेटा? तो ये टेम्पररी डीमैट सिक्योरिटीज है। ये क्या है? टेम्पररी डीमैट सिक्योरिटीज है। टेम्पररी डीमैट सिक्योरिटीज है जो किस चीज के लिए इशू की जाती है? दैट रिप्रेजेंट दी शेयर होल्डर्स एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर राइट इशू। वो डिटरमाइन करेगा कि किस किस को राइट इशू मिलना चाहिए। वो डिटरमाइन करेगा कि किस किस को क्या मिलना चाहिए? राइट इशू मिलना चाहिए। तो राइट एंटाइटलमेंट मतलब क्या है? सिक्योरिटीज, वो भी कैसी? टेम्पररी। जो क्या डिसाइड करता है? शेयर होल्डर्स एलिजिबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर आपके राइट एंटाइटल्स में आपकी एलिजिबिलिटी आई तो ही आपको राइट इशू में शेयर्स मिलेंगे। इफ यू आर एलिजिबल एज पर व्हाट? राइट एंटाइटलमेंट्स। अच्छा, इसका एक सिंपल एग्जांपल से समझना, ये थोड़ा हैवी लगेगा बिकॉज राइट एंटाइटलमेंट्स हमको है नहीं सिलेबस में। इधर सर्कुलर में दिया है बट हमारे सिलेबस में राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में कुछ बात नहीं करी हुई है। सो क्या है? जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस में क्या कर रहे हो? ट्रेवल कर रहे हो। बस कचाकच भरी हुई है, फुल भरी हुई है बस फुल पूरी भरी हुई है। अब कोई स्टेशन में 3-4 लोग उतरे हैं। कितने लोग उतरे हैं? 3-4 लोग उतरे हैं स्टेशन पे। कोई भी बस स्टॉप पे 3-4 लोग उतरे हैं भाई, और खड़े रहने की संख्या 10 थे। बस है, सब लोग बैठे हुए हैं बस में। ये देखो, ये बस में बैठे हुए लोग, यहां पे 10 लोग खड़े हैं ये, और ये बैठे हुए हैं। ये 4 लोग उतरे हैं, लेकिन खड़े कितने हैं? तो सीट कितने को मिलेगी? 4 को ही मिलेगी ना। तो इस 4 के लिए ये 10 लोग क्या करेंगे? जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फाइटिंग है उसको बोलते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट। वो डिटरमाइन करेगा ये 4 सीट किसको मिलेगी, मतलब राइट इशू किसको मिलेगा। इतना ही समझना। राइट एंटाइटलमेंट मतलब क्या? टेम्पररी सिक्योरिटीज जिसको लेके क्या होगी? फाइटिंग होगी, उसमें ट्रेडिंग होएगा, और जो जिसके पास बाद में वो होल्डिंग बचती है उसको क्या मिलेगा? राइट इशू। तो ये राइट एंटाइटलमेंट का ट्रेडिंग कितने दिन पहले स्टार्ट होगा? तो जिस दिन राइट इशू ओपन होता है
वहां से लेके तो कब तक चलेगा, राइट इश्यू क्लोज होने के 3 दिन पहले तक। क्यों 3 दिन पहले तक, क्योंकि बाद में जिनके पास एंड में सिक्योरिटी बची उनको शेयर्स भी तो देना पड़ेगा, तो क्लियरिंग के लिए कितने दिन लगते हैं, 2 दिन। तो हम क्लोज कितने दिन पहले कर रहे हैं, 3 दिन। ठीक है, इतना ही रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में मत रखना इसको दिमाग में। तो पहला ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। कॉन्सेंट्रेट करना, सबसे पहले अमेंडमेंट क्या बोला है, द लिस्टेड एंटिटी, उन्होंने शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है। लिस्टेड एंटिटी ने किसका अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अ मैनेजर इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months विच एवर इज अर्लियर। लिस्टेड एंटिटी ने, देखो ये एलओडीआर है, एलओडीआर मतलब क्या, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है, पर किसको अपॉइंट कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या किसको अपॉइंट कर रही है, मैनेजर को अपॉइंट कर रही है, तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए आपको किसका परमिशन लगेगा, शेयर होल्डर का। इनका अपॉइंटमेंट के लिए किसका परमिशन लगेगा, शेयर होल्डर का परमिशन लगेगा। वो भी कब, नेक्स्ट जनरल मीटिंग और 3 months विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, कंपनी लॉ में टाइम पीरियड नहीं था, सिर्फ कंपनी लॉ में एक टच पड़ा था, मैनेजर को अपॉइंट करते हो ना तो अगली बोर्ड, अगली जनरल मीटिंग में उसको रेक्टिफाई करना है, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना, दैट्स इट, उतना ही बोला था। लेकिन यहां लिस्टेड कंपनी के लिए एलओडीआर ने क्या बोला, अगली जनरल मीटिंग या 3 महीने, ये हमने एलओडीआर में पढ़ा एक्चुअली, 3 महीने विच एवर इज अर्लियर, एलओडीआर में ही पढ़ा था अपन ने ये। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ आपका, एडिशनल के लिए नहीं है, कैजुअल वैकेंसी के लिए था वो, और वो मेन तो एमडी और मैनेजर के लिए था। कंपनी लॉ में एमडी और मैनेजर का अप्रूवल लेना पड़ता है, पहले बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट हो जाते हैं, फिर जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना है। तो वैसे यहाँ पे कोई मैनेजर है या डायरेक्टर है, उसका अपॉइंटमेंट किससे हो जाएगा, बोर्ड मीटिंग से हो जाएगा। बोर्ड मीटिंग से आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन विद इन 3 months, या तो अगली जनरल मीटिंग या तो 3 महीने, विच एवर इज अर्लियर, आपको शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। करेक्ट है। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ a person including as a managing director, whole time director or manager who was earlier rejected by shareholder in a general meeting shall be done only with the prior approval of shareholder। मतलब क्या, जिस व्यक्ति को पहले शेयर होल्डर ने होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर के पोस्ट से रिजेक्ट किया था, जिस बंदे को तुच्छ समझ के शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसका अपॉइंटमेंट आप तभी कर सकते हो जब आपको किसका अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। और प्लस शेयर होल्डर ने एक स्टेटमेंट भी देना है, एक्सप्लेनेशन भी देना है, जस्टिफिकेशन भी देना है बाय एनआरसी कमिटी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर रिकमेंडिंग सच अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। मतलब क्या समझना, सपोज मालू का एज ए एमडी या डब्ल्यूटीडी या तो मैनेजर अपॉइंटमेंट होने वाला था, लेकिन शेयर होल्डर ने इसको आथू बोल के रिजेक्ट कर दिया। बट एनआरसी कमेटी को बड़ी चुल है, फिर इससे चाहती है तो बोले नहीं हमको तो मालूम चाहिए, तो एनआरसी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर एनआरसी नहीं है तो चाहिए कौन, बोले हमको मालूम चाहिए, तो फिर से मालू का ही अपॉइंटमेंट करना चाहती है एज अ व्हाट, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो किसका अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर का, क्योंकि शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। शेयर होल्डर ने रिजेक्ट किया ना, तो इसको अपॉइंट करने के लिए अप्रूवल किसका लगेगा, शेयर होल्डर। वैसे तो एमडी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट करता है ना, अरे अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा था, एमडी को कौन अपॉइंट कर लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेता है, बस सब्सिक्वेंटली अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति को शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया है, उसी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। अपॉइंट कौन करेंगे, शेयर होल्डर ही करेंगे। अपॉइंट कौन करेगा, शेयर होल्डर। जैसे मालू को हमने एज ए एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट करना चाहते थे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया, फिर से उसी को अपॉइंट करना है, तो पहले किसका अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर का। और प्लस शेयर होल्डर को रीजन भी देना पड़ेगा, एनआरसी कमिटी ने या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रीजन देना है कि हम क्यों उसका नाम रेकमेंड कर रहे हैं। बार बार हमको क्या चुल मची है कि हमको मालूम ही चाहिए। सो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हु वाज अर्लियर रिजेक्टेड बाय शेयर होल्डर shall be done only with the prior approval of shareholder।
जिसको शेयर होल्डर ने रिजेक्ट किया उस बंदे को वापस शेयर होल्डर ही अपॉइंट कर सकते हैं। फर्दर क्या चाहिए हमको, एक स्टेटमेंट चाहिए जो क्या कंसीडर करेगा, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट earlier rejected by shareholder and detailed explanation and justification by NRC committee कि हमको क्यों उस बंदे को हमने फिर से रेकमेंड करा है। अच्छा ये पॉइंट तुम पढ़ लो, ये अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ाया था, मैंने आपको ऊपर पढ़ा था, मॉनिटरिंग एजेंसी पढ़ा था, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू राइट इशू, क्या उनको क्वार्टरली रिपोर्ट देना पड़ता है, आया ना, किसके सामने देना पड़ेगा, बिफोर दी ऑडिट कमेटी। 7 ठीक है। क्वार्टरली रिपोर्ट देना पड़ेगा आपको, किसको देना है, ऑडिट कमेटी को देना है। मॉनिटरिंग एजेंसी अपना रिपोर्ट किसको देगा, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट देगा। बस अलग यही था, 100% हो गया था। मॉनिटरिंग एजेंसी में भी मैंने 100% पढ़ाया था ना, बस और कुछ अलग कुछ नहीं है, अपन ने लिखा ऑलरेडी नया ही लिखा हुआ है उसमें। नेक्स्ट वन दोस्तों, इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट और न्यू सर्टिफिकेट इन केस ऑफ लॉस और ओल्ड रिसीट। अच्छा मुझे बताओ, जब सर्टिफिकेट गुम हो जाते हैं आपके, लॉस हो जाते हैं, तो नए शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं, नए शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको। हाँ, अब इन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस को डिटेल में दे दिया कि भैया अगर आपके शेयर्स गुम हो गए, ये देखो यहाँ आगे दिया हुआ है, अगर आपके शेयर्स वगैरह गुम हो गए ना, ये देखो ये रहा, अगर आपके शेयर्स गुम हो गए ना, हमको क्या चाहिए, आपका एफआईआर चाहिए, या क्या चाहिए, ई एफआईआर चाहिए। क्या चाहिए, या तो एफआईआर चाहिए, या तो क्या चाहिए, ई एफआईआर, या क्या चाहिए हमको, पुलिस कंप्लेंट, या फिर कोर्ट का क्या चाहिए, ऑर्डर। तो ये प्रोसेस दी हुई है, इसको एक बार रीड करके कट कर देना। एफआईआर वगैरह का जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार जस्ट रीड कर लेना, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपन ने कुछ छोड़ा नहीं है बस। फिर आपको एडवर्टीजमेंट भी देना पड़ेगा रिगार्डिंग लॉस ऑफ सिक्योरिटीज। पहला क्या बोला है आपका, क्या चाहिए, एफआईआर। दूसरा क्या चाहिए, एडवर्टीजमेंट कि भैया मेरा गुम हो गया बताओ। तीसरा क्या देना है आपको, एफिडेविट देना है कि अगर कल को कुछ नुकसान होता है कंपनी को तो मैं उसको कॉम्पेंसेट करूंगा, बराबर है। चौथा, अगर के आपके पास सर्टिफिकेट नंबर वगैरह है तो वो भी देना है। मतलब प्रोसेस बता दी है आपको कि क्या क्या प्रोसेस आपको चाहिए। नए शेयर्स है तो अप्लाई कैसे करोगे, पहले तो एफआईआर लाओ कि पुराना गुम हो गया है। दूसरा, पब्लिक में एडवर्टीजमेंट दो हमारा गुम हो गया है। तीसरा, एफिडेविट दो कि हाँ हमारा गुम हुआ है, हमको नए शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे, लेकिन इसकी वजह से किसका नुकसान हुआ तो उसका नुकसान भरपाई मैं करके देगा। और चौथा, सर्टिफिकेट के नंबर। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बड़ी क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, हाँ, separation of role of chairman and managing director or CEO, it provide that this provision may not be retained as a mandatory requirement and instead of made applicable to listed entity on a voluntary basis। क्या चेयरमैन का रोल अलग है एंड एमडी का रोल क्या है, अलग है। तो ये अब बोला मैंडेटरी नहीं रखा है इसको, इसको क्या कर दिया है, वॉलेंट्री कर दिया है। ठीक है ना, आपको आपके हिसाब से उसको देखना है दोस्तों। अच्छा, एसेट कवर समझ रहा है, एसेट कवर, चार्ज वगैरह, एसेट कवर का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, सिक्योरिटी कवर। हाँ, कुछ कुछ मतलब एकदम सिक्योरिटी कवर कर दिया है। चलिए, टेको रेगुलेशन देखिएगा दोस्तों, एकदम हमारा एकदम आराम से टेको रेगुलेशन समझना क्या बोला गया है दोस्तों। मेरे को बताओ, डीलिस्टिंग ऑफर कब सक्सेसफुल होता है, जब प्रमोटर होल्डिंग कितने पहुंच जाए, एटलीस्ट 90% पे पहुंच जाए। एटलीस्ट प्रमोटर की होल्डिंग कितने पे पहुंच जाए, 90% पे पहुंच जाए, तो क्या होता है, डीलिस्टिंग आपका सक्सेसफुल होता है, बराबर है। क्या हमने पढ़ा था, टेक ओवर करते टाइम आप आपकी कंपनी डिलीस्ट भी कर सकते हो, पढ़ा था ना कि कंपनी, जब आप कोई कंपनी खरीद रहे हो तो मैं उस कंपनी को डिलीस्ट करना चाहता हूं तो क्या कर सकते हो आप, तो क्या डीलिस्टिंग के लिए भी आपको ऑफर देना पड़ेगा, डीलिस्टिंग के लिए भी क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप कोई कंपनी का टेक ओवर कर रहे हो, सिंपल बात है, आप कोई कंपनी का क्या करना चाहते हो भैया, टेक ओवर करना चाहते हो,
और टेक ओवर करने के बाद उसको क्या करना चाहते हो, डीलिस्टिंग। तो हमने ये पढ़ा था कि भैया ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है इंटेंशन टू डीलिस्ट द कंपनी। इंटेंशन टू व्हाट, डीलिस्ट द कंपनी। तो अमेंडमेंट क्या बोला गया एकदम आराम से, the delisting offer inter alia provides that in the event of acquirer makes a public announcement acquiring shares or voting rights, the acquirer may seek the delisting of target company by making a delisting offer। मतलब टेक ओवर करते टाइम आप चाहो तो डीलिस्टिंग कर सकते हो, और डीलिस्टिंग करने का आपको पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या डिक्लेयर करना पड़ता है। टेक ओवर करो दिक्कत नहीं है, टेक ओवर करके डिलिस्ट करो दिक्कत नहीं है, करने के पहले बताना पड़ेगा किसको, पब्लिक को, कि हम क्या करने वाले हैं, डिलिस्ट। लेकिन इसमें मुद्दे की बात क्या करिए मालूम, ये बहुत भारी पॉइंट है। इफ एन ओपन ऑफर इज ट्रिगर्ड, टेक ओवर का ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ एंड कुड टेक द इनकमिंग acquirers holding to above 75%, लेकिन अपने क्या पढ़ा, 75 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 75 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बराबर है ना, 75 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और 90% कुछ सर्टेन केसेस में आ जाता है कि आप 90% तक कर सकते हो, 3 साल तक ऐसा रखेगा, फिर होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए हमने एक टाइप ऑफ इशू देखा था, QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। टू रेज द पब्लिक शेयर होल्डिंग हम लोग क्या लेके आते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ले आते हैं। तो क्या बोला है देखो, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है, ठीक है, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है। पहला प्रोविजन है कि आपकी मैक्सिमम होल्डिंग कितनी हो सकती है कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में 75, और दूसरी होल्डिंग बोलता है कि जब आप टेक ओवर के साथ साथ क्या कर रहे हो, डीलिस्ट कर रहे हो, तो आपकी होल्डिंग कहां पहुंच जानी चाहिए, 90%, बराबर है ना। अब देखो क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आई एम होल्डिंग 30% शेयर्स इन द कंपनी, मैंने 50% का ऑफर दिया, नाउ माई होल्डिंग बिकम्स व्हाट, 80%। लेकिन ये तो इसने तोड़ दिया ना, ऑफर तो सक्सेसफुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 75 को तोड़ दिया। तो पहले मुझे बोला गया कि तू पहले अपने औकात में आ, पहले तू अपनी क्या औकात में मतलब डाइल्यूट कर 5%, ताकि तू होल्डिंग कितनी आएगी, 75% आ गया। मतलब तूने सकरा का रूल्स फॉलो कर लिए। अब उसके बाद तू क्या दे, डीलिस्टिंग ऑफर, और उसके बाद तू अपनी होल्डिंग किधर पहुंचा दे, 90 तक पहुंचा दे। इट्स लाइक ना कि मैंने आपको 4th फ्लोर पे बुलाया, कहाँ बुलाया, 4th फ्लोर पे मैंने बुलाया, लेकिन फोन पे बोला कि भाई 2nd फ्लोर पे रुकना, फिर 4th फ्लोर पे आना। 2nd फ्लोर पे आशीष सर है, उनके चरण स्पर्श करना, और 4th फ्लोर पे आना, अपन 4th फ्लोर पे मैराथन करेंगे। आप भागे 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 डायरेक्टली इधर आ गए। मैंने मालू को पूछा, मालू 2nd फ्लोर पे गया था? बोले सर 2nd फ्लोर पे क्या? मैंने बोला अप्पा जी। बोले सर मैं नहीं गया था। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, जा पहले नीचे आशीष सर के चरण स्पर्श कर, फिर 4th फ्लोर पे आना। अल्टीमेटली तेरे को 4th फ्लोर पे है, लेकिन तू रुकेगा कहां पे, 2nd फ्लोर पे। उसके बाद तू 4th फ्लोर पे आएगा। और अगर तू गलती से 4th फ्लोर पे आ गया है तो तेरे को पहले कहां भेजेगा, मैं 2nd फ्लोर पे भेजेगा, और फिर 4th फ्लोर पे आएगा तू। अब देखो क्या हुआ है। सकरा क्या बोलता है, मैक्सिमम होल्डिंग कितनी हो सकती है आपकी? सकरा क्या बोलता है, मैक्सिमम होल्डिंग कितनी हो सकती है? बट बिकॉज ऑफ टेक ओवर योर होल्डिंग इंक्रीजेस अबव 75%। 75% से ज्यादा हो गई तो तू तेरी औकात के बाहर निकल गया, क्योंकि औकात किसने डिसाइड कर दी है, सकरा ने। 75% मतलब तू डायरेक्टली 75 के ऊपर पहुंच गया, मतलब तू कहां आ गया, डायरेक्टली 4th फ्लोर पे आ गया। सपोज योर होल्डिंग बिकम्स 85%, अल्टीमेटली तू टेक ओवर के साथ डीलिस्ट भी कर रहा है, मतलब तुझे पहुंचना कितने परसेंट पे है, 90%। मेरी बात सुनो, अल्टीमेटली टेक ओवर के साथ तू देखो, टेक ओवर के साथ साथ क्या कर रहे हो आप, डीलिस्टिंग कर रहे हो, तो आपकी होल्डिंग कम से कम कितने पे पहुंचनी चाहिए, 90%। लेकिन बोला 90% तक पहुंचने के लिए पहले एक बार 75 पे होल्ड करना पड़ेगा। आपने पहले टेक ओवर करा, ठीक है, टेक ओवर में आपकी होल्डिंग 75% से ज्यादा हो गई, मतलब कितनी हो गई, लेट से 85 हो गई। अब आप क्या बोलोगे, यार डीलिस्टिंग ही करना है ना, 5% और खरीद लेंगे तो डीलिस्ट हो जाएगा। नहीं, पहले 10% डाइल्यूट कर,
लॉजिक है कि दो सीक्वेंस करा दिया है कि सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा, अपने मनमानी नहीं करनी है, जितना बोला उतना करने का। तो तू 75% पे आ गया, मतलब तूने सकरा फॉलो किया। अब सेपरेटली कौन सा ऑर्डर दे, डीलिस्टिंग ऑर्डर, और फिर तू कहां पहुंच 90% पे। अब अपन इसको पढ़ते हैं, ऐसा डिफिकल्ट है समझने को, बट अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। समझने के बाद सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, वो याद रखना, आराम से समझेगा। क्या बोला गया? अंडर द अर्लियर फ्रेमवर्क, इफ एन ओपन ऑफर इज ट्रिगर, compliances with takeover could take the incoming acquirer's holding to above 75%, और परहैप्स कहां पहुंचा सकता है, 90% पे भी पहुंचा सकता है। However, to ensure compliances with सकरा, लेकिन 90 पे डायरेक्टली पहुंच गए तो सकरा नाराज हो जाएगा ना। The acquirer would be forced to first bring his stake down to 75%। पहले नीचे आ भाई तू। As the SEBI delisting of regulation would not let the acquirer even to attempt the delisting unless the holding it's first brought down to 75%। मतलब तू delisting के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब मालूम आ तो गया फोर्थ फ्लोर पे, बोले सर करना तो फोर्थ फ्लोर पे ही है ना। नहीं बेटा, फिर भी जाना तो तेरे को सेकंड फ्लोर पे पड़ेगा एक बार, पहले सेकंड फ्लोर फिर, और सर मैं डायरेक्टली फोर्थ फ्लोर आ गया, नहीं तो अभी जा बेटा। तो अगर टेक ओवर की वजह से आपकी होल्डिंग 75% से ज्यादा जाती है या 90% से ज्यादा पहुंच जाती है परहैप्स, तो पहले आपकी होल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, 75% के नीचे लाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको डीलिस्टिंग के लिए आपको क्या करेंगे। तो इन्होंने दिया क्या है, सीक्वेंस पोज दिया है, सीक्वेंस दे दिया है कि पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, ठीक है। किसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है केस स्टडी कि डीलिस्टिंग के लिए पहले आपको 75% करना पड़ेगा। ये वाला नीचे वाला कुछ भी नहीं है अमेंडमेंट। यस, म्यूचुअल फंड का एक भारी अमेंडमेंट है, अच्छा अमेंडमेंट है। मतलब चलिए म्यूचुअल फंड देखिएगा, अच्छा अमेंडमेंट है। To streamline the process of providing approval to propose change in control of asset management company involving scheme of arrangement which needs sanction of NCLT in terms of provision of Companies Act 2013, SEBI circular has provided that application seeking approval of proposed change in control of the AMC shall be filed with the SEBI prior to filing with the NCLT। AMC मतलब कौन, उसका कोई मर्जर अमलगमेशन वगैरह हो रहा है, कंट्रोल चेंज हो रहा है, कंट्रोल चेंज होता है तो पहले मर्जर एंड अमलगमेशन करना पड़ता है, या टेक ओवर वगैरह जो भी आपका होगा तो किसका अप्रूवल लगेगा, एनसीएलटी। लेकिन एनसीएलटी के पहले किसका अप्रूवल लगेगा, सेबी का। पहला किसको धोख देना है, सेबी। मतलब कुछ काम करना है तो सबको धोख देनी मतलब प्रणाम करना है, सबको प्रणाम करना है। तो भैया प्रणाम करने के लिए दो लोग खड़े हैं, वो बोलते हैं ना, वो दुआ था हिंदी में यार, कि एक साइड में भगवान खड़े थे और एक साइड में गुरु खड़े थे। काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए, कि भैया गुरु गोविंद से बड़ा। मतलब वही बात है कि एक तो एनसीएलटी खड़ा है इधर और एक दूसरा कौन पड़ा है, सेबी। यू आर कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो गए हो कि पहले किसका लूं अप्रूवल। तो सेबी बोला पहला मेरा ले ले बेटा, पहला मेरा ले ले, ठीक है। पहले सेबी का अप्रूवल लोगे फिर कहां जाओगे, एनसीएलटी। सो अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड विद द कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल विल बी ग्रांटेड बाय सेबी। The validity of such in principle approval shall be 15 months from the date of issuance, 3 months within which the relevant applicable application shall be made to NCLT within 15 days from the order of NCLT. Application shall submit to the final approval for the copy of NCLT. क्या बोला है, पहले किसके पास जाएगा, NCLT। आई एम सॉरी, पहले किसके पास जाएगा, आई एम सॉरी, सेबी के पास। सेबी तुमको क्या देगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और उस इन प्रिंसिपल अप्रूवल का वैलिडिटी कितना है, 3 महीने। हाँ है ना, ये 3 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है किसको, एनसीएलटी, ठीक है। और जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आ जाएगा उसके 15 दिन के अंदर आपको फाइनल एप्लीकेशन देना है किसको, सेबी को। सेबी ना बेटा, देखो बाबू हो क्या रहा, मेरी बात समझना। अपने एएमसी समझ में आ रहा है, एएमसी, एएमसी मतलब कौन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आराम से, उसमें क्या हो रहा है,
चेंज इन कंट्रोल। उसमें क्या हो रहा है? चेंज इन कंट्रोल। एएमसी में हो रहा है चेंज इन कंट्रोल। ये समझ में आता है? चेंज इन कंट्रोल के लिए एक तो किसका अप्रूवल चाहिए? सेबी का। दूसरा किसका? एनसीएलटी का। तो पहले किसका अप्रूवल लोगे? तो पहले अप्रूवल लिया सेबी का। इस अप्रूवल को हम लोग बोलते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 3 मंथ। ये 3 महीने के अंदर आप किसके पास जाओगे? तो एनसीएलटी क्या देगा? ऑर्डर। उसका जैसे ही ऑर्डर आए 3 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने का जैसे ही उसका ऑर्डर आया, उस ऑर्डर जैसे ही आता है उसके 15 दिन के अंदर हम ये ऑर्डर प्लस फाइनल एप्लीकेशंस कि भैया हमको हमारा कंट्रोल क्या करना है, चेंज करना, वो किसके पास जाओगे? सेबी के पास। समझ में आ रहा है? पहले किसके पास गए? सेबी। सेबी क्या देगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल, जिसका वैलिडिटी कितना है? तो इस 3 महीने के अंदर अंदर आपको एनसीएलटी का ऑर्डर भी लेके आना है। जैसे एनसीएलटी का ऑर्डर लेके आओगे, ये 3 महीने में ले आना भाई, नहीं तो हमारा इन प्रिंसिपल इनवैलिड हो जाएगा। तो 3 महीने के अंदर एनसीएलटी का ऑर्डर लेके आया। जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आया उसके 15 दिन के अंदर एनसीएलटी का ऑर्डर प्लस फाइनल एप्लीकेशन देंगे कि भैया हमारे क्या हो रहा है? चेंज इन कंट्रोल हो रहा है। किसको दोगे? सेबी को। तो सेबी, फिर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी, फिर एनसीएलटी, फिर ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, फिर ऑर्डर एंड एप्लीकेशन टू सेबी। सिंपल सिंपल, वेरी गुड। चलिए, द अमेंडमेंट्स अभी बस 15-20 मिनट का अमेंडमेंट है। When the majority of trustee decided to wind, अच्छा देखो क्या बोला गया है, मेरी बात समझना दोस्तों। सेबी नोटिफिकेशन डेटेड जनवरी 25, 2022, क्या बोला गया है बेटा जी? यहां पे रेगुलेशंस क्या बोला गया है दोस्तों? कॉन्सेंट्रेट करना। एक मिनट। हाँ चले, क्या बोला गया देखना दोस्तों। अमेंडमेंट क्या बोला है? When the majority of trustee decided to winding up or premature redeemed units has been substituted, namely, when the majority of trustee decided to winding up of a scheme of clause A of sub-regulation 2, regulation 39, or premature redeem the units of a close-ended scheme। मतलब अगर आपको कोई भी स्कीम को क्या करना है? वाइंड अप करना है, या क्लोज एंडेड स्कीम है। कौन सी स्कीम है? क्लोज एंडेड स्कीम है, उसको प्री मेच्योर्ड करना है। व्हाट इज प्री मेच्योर्ड? व्हाट इज क्लोज एंडेड स्कीम? फर्स्ट क्लैरिफाई मी दिस। क्लोज एंडेड मतलब दोज यूनिट्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जो सिर्फ मेच्योरिटी पे ही रिडीम होते हैं। क्लोज एंडेड मतलब जो मेच्योरिटी पे ही रिडीम होते हैं, लेकिन उसके पहले रिडीम करना है या उसको टाइम के पहले वाइंडिंग अप करना है, तो किसका अप्रूवल लगेगा? मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी। तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी का अप्रूवल कब लगेगा? जब या तो स्कीम को वाइंड अप करना है या प्री मेच्योर्ड करना है। कौन से को? देखो सिर्फ वहां पे लिखा था यूनिट्स, कुछ नहीं था। अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया क्लोज एंडेड स्कीम, बिकॉज ओपन एंडेड तो क्लोज होती नहीं है, ये तो आएगी जाएगी आएगी जाएगी। ओपन है, ओपन है, कभी भी म्यूचुअल। देखो ओपन एंडेड में क्या होता है? ओपन एंडेड में ये होता है कि म्यूचुअल फंड गारंटी देता है आपको, तेरे को जब बेचना बेच देना, मैं खरीद लेगा। तो उसका तो रिडम्पशन आज खरीदा कल भी हो सकता है, कल खरीदा परसों भी हो सकता है। लेकिन क्लोज एंडेड में रिडम्पशन कब होता है? मेच्योरिटी पे। तो अगर उसको पहले रिडीम करना है या पहले उसको वाइंड अप करना है, तो किसका अप्रूवल लगेगा? मेच्योरिटी का अप्रूवल, मेच्योरिटी ऑफ ट्रस्टी का अप्रूवल लगेगा। When the sub regulation 3 shall be substituted as follows, namely where the scheme to be wound up, trustee shall give notice within 1 day disclosing the circumstances leading to winding up to the board and in 2 daily newspaper having circulation of all over India। तो जिस दिन आपने क्या सोचा है, स्कीम को क्या करने का सोचा? वाइंडिंग अप सोचा है बेटा जी। जिस दिन सोचा है कि वाइंडिंग अप करना है हमको, whereas the scheme is to be wound up, the trustee shall give within 1 day disclosing the circumstances leading to winding up the scheme। कि हम ये स्कीम क्यों वाइंड अप कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। एक तो किसको?
सेबी को, और दूसरा किसको, न्यूज़पेपर के अंदर। दो न्यूज़पेपर के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कौन इन्फॉर्म करेगा, सेबी इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा सेबी, कि हम ये स्कीम को वाइंडिंग अप कर रहे हैं। तो वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम, उसके लिए क्या लगता है, पहली बात तो मेजॉरिटी ट्रस्टी का अप्रूवल। पहले तो क्या लगेगा, मेजॉरिटी ट्रस्टी का अप्रूवल। जिस दिन मेजॉरिटी ट्रस्टी ने अप्रूवल दिया उसके एक दिन के अंदर अंदर आपको किसको इन्फॉर्म करना है, सेबी को, प्लस किसको इन्फॉर्म करना है, न्यूज़पेपर में देना है कि भैया हमने डिसाइड किया हम स्कीम को क्या कर रहे हैं, वाउंड अप कर रहे हैं। प्लस फिर कंसेंट लेना है, कितना, ऑब्टेन कंसेंट ऑफ यूनिट होल्डर बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ 1 वोट पर यूनिट, एंड पब्लिश द रिजल्ट ऑफ वोटिंग विद इन 45 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। तो देखिएगा, अभी अगर आपको वाइंडिंग अप करना है उसका प्रोसीजर दे दिया है। वाइंडिंग अप का क्या दिया है इसके अंदर, प्रोसीजर। पहला क्या है वाइंडिंग अप का प्रोसीजर, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। पहली बात तो क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी का अप्रूवल चाहिए। दूसरी बात क्या लिखा है, उसके एक दिन के अंदर अंदर विद इन 1 डे किसको इन्फॉर्म करना है, सेबी को एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। नहीं 2 नहीं बोला है, सिर्फ न्यूज़पेपर बोला है, मतलब एक, 2 कहां बोला है, हाँ 2 बोला, आई एम सॉरी, 2 डेली न्यूज़पेपर, आई एम सॉरी। तो सेबी को भी बताना है, प्लस आपको उसको 2 न्यूज़पेपर में भी इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है ना। इधर क्यों नहीं जा रहे रे, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या बोली है, थर्ड चीज ये बोली है इसके अंदर भाई साहब, कि आपको कंसेंट लेना है। किससे कंसेंट लेना है, यूनिट होल्डर से कंसेंट लेना है, वो भी कितने का, मेजॉरिटी का। एक यूनिट होल्डर को क्या है, 1 वोट पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट 1 वोट, 1 यूनिट 1 वोट। और उनका रिजल्ट भी पब्लिश करना कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। जिस दिन न्यूज़पेपर में नोटिस दिया उसके 45 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाना चाहिए कि हमने अप्रूवल ले लिया है। और अगर प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ट्रस्टी फेल्स टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ यूनिट होल्डर, द स्कीम शैल बी रीओपन फॉर बिजनेस एक्टिविटी। सो देखो आराम से देखना, पहली चीज वाइंड अप करना, याद कर लेंगे, इजी है। पहली कंडीशन, प्री कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपको वाइंडिंग अप करना है मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी का अप्रूवल चाहिए। जिस दिन ट्रस्टी का अप्रूवल किया उसके एक दिन के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करना है, सेबी को इन्फॉर्म करना है, प्लस न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में भी दे देना है। फिर मेजॉरिटी ऑफ यूनिट होल्डर का अप्रूवल लेना है, 1 यूनिट 1 वोट, मतलब ये जैसे 1 शेयर 1 वोट था ना, वैसा 1 यूनिट 1 वोट। ये अप्रूवल लेके जिस दिन हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था वहां से 45 दिन के अंदर अंदर हमको वो वोटिंग का रिजल्ट भी पब्लिश कर देना है। और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो वो स्कीम वापस से रीओपन हो जाएगी कि भैया ये स्कीम क्लोज हुई नहीं है। चलिए फिर बोले, देखो यहां पे लिखा था टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, उसकी जगह क्या लिख दिया, टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड एस आपको फॉलो करना है। डन। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, ऑडिट कमिटी ऑफ एएमसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अच्छा एएमसी है, एएमसी मतलब कौन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी क्या बनाना पड़ेगा, नहीं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एस ऑडिट कमिटी। एएमसी इज अ कंपनी, म्यूचुअल फंड में हमने देखा था एएमसी इज अ कंपनी। तो उस कंपनी को क्या बनाना, किसको अपॉइंट करना है, ऑडिट कमिटी को अपॉइंट करना है। अब ऑडिट कमिटी में ये आ सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए कि ऑडिट कमिटी ऑफ एएमसी, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ एएमसी, तो कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे, 3 डायरेक्टर। उसमें से 2/3 डायरेक्टर कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिनिमम कितने डायरेक्टर, 3 में से 2/3 कितने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ रिजल्ट इनटू फ्रैक्शंस देन हायर नंबर आफ्टर राउंडिंग अप शैल बी कंसीडर्ड, मतलब राउंड ऑफ टू नेक्स्ट वन। फिर बोला द मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी विल बी अपॉइंटेड बाय होम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एएमसी। ऑडिट कमिटी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
All the member of audit committee shall be person of ability to read and understand the financial statement. At least one shall be expert. क्या ये ओरिजिनल ऑडिट कमिटी जैसा ही है? हाँ. And the chairman of audit committee shall be independent director. ठीक है. और साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4. जिसमें गैप कितना नहीं होना चाहिए? 120 दिन. क्या उधर का उठा के कॉपी पेस्ट यहां पे भी कर दिया है? वहां सिर्फ ऑडिट कमिटी था, यहां ऑडिट कमिटी ऑफ एएमसी है. लेकिन क्या 3 डायरेक्टर भी सेम, 2/3 इंडिपेंडेंट वो भी सेम, एक्सपर्ट होना चाहिए एक बंदा वो भी सेम, चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए वो भी सेम. एंड द चेयरमैन ऑफ मीटिंग कितनी होगी साल में? 4 बार, जिसमें से गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कोरम बोला है आइदर 2 मेंबर और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर विच एवर इज ग्रेटर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, वहां का कट कर दिया, इधर पेस्ट करवा दिया. चलिए नेक्स्ट वन सीआईएस. सीआईएस में देखो ऑडिटर की डेफिनेशन दी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऑडिटर मतलब कौन? जो सीए होना चाहिए. आया ना? ठीक है. अच्छा, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय का डेफिनेशन ऐड कर दिया है. तो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय में कौन आएगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, फंड मैनेजर, कंप्लायंस ऑफिसर, सेल्स हेड, इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, head of other department, dealer of CIS, person directly reporting to the chief executive officer excluding assistant, fund management team, research team, other employee. इसको designated employee बोल दिया है कि ये CIS के कौन है? designated employee है. कौन कौन है designated employee में? CEO, chief investment officer, chief risk officer, chief information security officer, फिर chief operational officer, फंड मैनेजर, कंप्लायंस ऑफिसर, सेल्स हेड, इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, हेड ऑफ अदर डिपार्टमेंट एंड डीलर ऑफ सीआईएस. ये सब डेफिनेशन ऐड कर दी कि भैया ये लोग भी कौन है? डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय है. पर्सन डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू होम? सीईओ, जो सीईओ को रिपोर्ट करता है, लेकिन वो उसका असिस्टेंट या सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा, सेक्रेटरी के अलावा. तीसरा फंड मैनेजमेंट टीम एंड अदर एम्प्लॉय. ठीक है. Clause C has been substituted with the following: the applicant or promoter would have a sound track record and general reputation, fairness and integrity in all their business transactions. मतलब CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन होनी चाहिए? जिसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो. जैसे क्या होना चाहिए बेटा? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो. चलिए फिर बोला अंडर द हेडिंग क्राइटेरिया फॉर फिट एंड प्रॉपर पर्सन, रेगुलेशन 9A ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन 9B हैज बीन इंसर्टेड. इंसर्टेड मतलब क्या किया है? ऐड करा. क्या ऐड किया है भैया? कि भैया नो CIMC और प्रमोटर ऑफ CIMC and their associates or a group company through the scheme of CIMC or otherwise individually or collectively directly or indirectly have 10% or more of the shareholding or voting rights in CIMC or the trustee of any other CIMC company. मतलब क्या बोला गया है? जो CIMC है दैट इज व्हाट? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, या उसके कौन है? प्रमोटर है, या उसके कौन है? एसोसिएट्स है, या उसके कौन है? ग्रुप कंपनी है. नो CIMC, वो CIS के कितने यूनिट्स खरीद सकते हैं? मैक्सिमम 10% और मोर ऑफ. नो बोला है, नो स्टार्टिंग नो है मतलब निगेटिव, मतलब वो स्कीम के अंदर 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, 10% भी होल्ड नहीं कर सकते, 10% से कम होल्ड कर सकते हैं. और कोई दूसरी कंपनी के क्या नहीं बन सकते? ट्रस्टी नहीं बन सकते ऑफ एनी अदर CIMC. मतलब जो हमारा CIMC है, या उसका प्रमोटर है, या उसका एसोसिएट कंपनी है, या उसका ग्रुप कंपनी है, वो कोई भी CIS मतलब अपने ही कंपनी के कितने यूनिट्स खरीद सकता है? लेस देन 10%. खरीदना है तो भी कितना? लेस देन 10%. या वो क्या नहीं बन सकता? ट्रस्टी नहीं बन सकता कोई और अदर CIMC का. ठीक है. दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ CIMC और ट्रस्टी कंपनी. दूसरा क्या नहीं बन सकता? वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता किसको? बोर्ड ऑफ CIMC को या ट्रस्टी कंपनी ऑफ एनी अदर CIMC. मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं बन सकते, मतलब अपना ही CIMC, उसमें हम ही कौन? डायरेक्टर. तो प्रमोटर ऑफ CIMC का क्या नहीं बन सकता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता, और कोई भी कंपनी के अंदर, और द ट्रस्टी कंपनी ऑफ एनी अदर CIMC. हाँ ये पढ़ा अपन ने. फिर
बहुत सारे अमेंडमेंट हम ऑलरेडी नए से ही पढ़े हुए हैं, नए से ही पढ़े हुए हैं। तीसरा, एनी शेयर होल्डर होल्डिंग 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स इन CIMC or the trustee company of CIMC shall not have directly or indirectly 10% or more of shareholding or voting right in the collective investment management company or trustee company of any other, मतलब ये भी मैंने बताया था, जो हम में 10% होल्ड करता है, जो हम में 10% या उससे ज्यादा होल्ड करता है, वो किसी और में 10% से ज्यादा 10% या उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, और कोई भी उसी किसी और का ट्रस्टी भी नहीं बन सकता। ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। पहली बात तो जो CIMC का प्रमोटर वगैरह है, हमारा जो है वो किसी के साथ हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, हमारा कोई ऐसा शेयर होल्डर, एनी शेयर होल्डर होल्डिंग 10% और मोर ऑफ शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स इन CIMC, जो हमारी कंपनी में कितना होल्ड करता है 10% और मोर, ये हमारी ट्रस्टी और द ट्रस्टी ऑफ CIMC, या जो हमारा कौन है ट्रस्टी है, जो हम में 10% या उससे ज्यादा होल्ड करता है, ये जो हमारा कौन है ट्रस्टी है, वो कोई और में 10% और मोर शेयर होल्डिंग होल्ड नहीं कर सकता, और वो किसी और का ट्रस्टी नहीं बन सकता। जो हमारा है वो हमारा ही होगा, हम शेयर नहीं करेंगे, ऐसा भी हमने बताया। फिर बोला रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ CIMC और द ट्रस्टी कंपनी ऑफ एनी अदर CIMC, प्लस और क्या नहीं बन सकता, जो हमारा शेयर होल्डर है वो किसी और CIMC का क्या नहीं बन सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता, या ट्रस्टी नहीं बन सकता कोई और अदर CIMC का, ठीक है। अच्छा, मर्जर एंड अमलगमेशन में क्या दिया है, ये एग्जम्पशंस दिया हुआ है, ठीक है, कि जो कंपनी मर्जर वगैरह हुई है उन्होंने 1 साल के अंदर वो चेंज कर देना है, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक में पढ़ लेते हैं। द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड इट्स डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय शैल इन्वेस्ट सच अमाउंट्स इन सच स्कीम ऑफ द CIMC एज मे बी स्पेसिफाइड। सिर्फ जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय का डेफिनेशन ऐड करने का रीजन ये सेंटेंस है, बट ये हमको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या बोला है, ईच CIS स्कीम शैल इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट ₹20 करोड़। मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए, 20 इन्वेस्टर होने चाहिए, एंड नो पर्सन शैल होल्ड मोर देन 25% ऑफ द एसेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम। तो क्या बोला है CIS ने, क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो उनकी स्कीम एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 20 करोड़, कम से कम 20 करोड़ का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। दूसरा, कम से कम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए, 20 करोड़ का साइज इशू होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम, मतलब इतने 20 करोड़ का तो इशू सब्सक्राइब होना ही चाहिए, प्लस 20 मिनिमम इन्वेस्टर होने चाहिए, प्लस नो पर्सन शैल होल्ड मोर देन 25% ऑफ द एसेट्स। एक ही बंदा 25% उसके अंदर होल्ड नहीं करेगा, और अगर ये आपने कंडीशन फॉलो नहीं करी तो आपको पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। हाँ जी, ये नया एडिशन है, इंसर्टेड है, और ये इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करो। जैसे CIS का स्कीम क्लोज होगा, हम तभी मानेंगे ये सक्सेसफुल हुआ है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने करोड़ का हुआ, 20 करोड़, मिनिमम इन्वेस्टर कितने हैं, 20, और एक बंदा उसके अंदर कितना कंट्रोल कर सकता है, मैक्सिमम 25%, शैल नॉट होल्ड मोर देन 25%। अच्छा, ऑफर पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15 दिन। हाँ, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट CIS स्कीम मे बी केप्ट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मैक्सिमम ऑफ अनदर 15 days सब्जेक्ट टू इश्यूएंस ऑफ पब्लिक नोटिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल 15 दिन। देखो, मिनिमम कितने दिन, मैक्सिमम कितने दिन के लिए ओपन होगा, 15 दिन। एडिशनल करना है तो और 15 दिन हो सकता है, लेकिन जब ये 15 दिन चल रहे हैं ना पहले वाले, तभी आपको नोटिस देना है कि भैया हम और 15 दिन के लिए इसको क्या कर रहे हैं, ओपन करें। सो 15 एंड 15, अभी 15 कर दिया है। चलिए, बस दैट्स इट, अभी तो बस खत्म होने वाला है। चलिए, एक फंड ऐड कर दिया है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हमने देखा था, उसमें कैटेगरी 1 देखी थी हमने, SME, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सोशल वेंचर फंड, ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी 1 में आता था। उसी कैटेगरी 1 में एक फंड ऐड कर दिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप भी कहां आता था, स्टार्टअप अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में आता था, सोशल वेंचर भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, बराबर है। वेंचर कैपिटल फंड भी कहां आया,
कैटेगरी 1 में आया, इसमें एक और नया फंड ऐड कर दिया है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में एक नई कैटेगरी ऐड हो गई जिसको बोलते हैं स्पेशल सिचुएशन फंड। क्या बोलते हैं? कोई कंपनी डूब रही है, कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है, ऐसी कंपनी में जो फंड पैसा डालता है ना उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल सिचुएशन फंड। स्पेशल सिचुएशन का एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि भैया आपने इन्वेस्टमेंट कर फंड, देखो जब भी हम पढ़ते हैं फंड की बात करते हैं तो फंड ये क्या करते हैं? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। सो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का एक ऐसी कैटेगरी स्पेशल सिचुएशन फंड मींस अ कैटेगरी 1 ऑफ एआईएफ दैट इन्वेस्ट इन स्पेशल सिचुएशन एसेट in accordance with the investment objective and may act as a resolution applicant under the insolvency and bankruptcy special situation fund। जैसे कि कोई कंपनी डूब रही है तो उस डूबती हुई कंपनी का हम रिजोल्यूशन प्लान ला सकते हैं, मतलब उसमें हम फंडिंग कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल सिचुएशन फंड। तो क्या बोला गया सुनना, पहली बात तो बोला कॉर्पस मतलब कैपिटल एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। दूसरा, वो इन्वेस्टर से पैसा जमा कर सकता है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ सच वैल्यू एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, मतलब ये आधा, सेबी ने आधा ही बात किया है कि स्पेशल सिचुएशन फंड का कैपिटल कितना होगा, बोले जो हम स्पेसिफाई करेंगे। बोले आप देखो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी क्या करता है? लोगों से पैसा लेता है और उसको मार्केट में लगाता है। इसके 3 कैटेगरी थे, है ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, बराबर है। कैटेगरी 1 मतलब स्टार्टअप वगैरह वाला, उसमें एक नया एडिशन क्या है? स्पेशल सिचुएशन फंड, जो किसमें पैसा डाल सकता है? स्पेशल सिचुएशन में। लाइक जब कोई कंपनी कहां जा रही है? इंसॉल्वेंसी में जा रही है, तो उसको बचाने के लिए ये पैसा डाल सकता है। तो बोला है भैया अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाना है आपको, वो भी स्पेशल सिचुएशन फंड बनाना है, तो कितना कैपिटल चाहिए? तो सेबी बोले हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे एज में भी स्पेसिफाइड। बोले स्पेशल सिचुएशन फंड भी तो लोगों से पैसा जमा करेगा, तो कितना जमा करूं? बोले हम बताएंगे एज में भी स्पेसिफाइड बाय सेबी। हाँ है ना। फिर बोला है इस फंड में स्पेशल सिचुएशन फंड शैल नॉट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी अदर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन स्पेशल सिचुएशन फंड। मतलब अगर ये स्पेशल सिचुएशन फंड है तो इसमें पैसा AIF दैट इज व्हाट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड नहीं डाल सकता। सिर्फ कौन डाल सकता है? स्पेशल सिचुएशन फंड। मतलब एक स्पेशल सिचुएशन फंड दूसरे स्पेशल सिचुएशन फंड में पैसा डाल सकता है। हाँ, बाकी अदर कैटेगरी से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर बोला इन्वेस्टमेंट, तो स्पेशल सिचुएशन फंड शैल ओनली इन्वेस्ट ओनली इन स्पेशल सिचुएशन एसेट एंड मे एक्ट एज ए रिजोल्यूशन एप्लीकांट, है ना। आप क्या बन सकते हो? रिजोल्यूशन एप्लीकांट बन सकते हो अंडर IBC, ठीक है ना। फिर बोला इन्वेस्टमेंट स्पेशल सिचुएशन फंड शैल नॉट इन्वेस्ट इन व्हाट? एसोसिएट्स देन यूनिट्स ऑफ एनी अदर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन स्पेशल सिचुएशन फंड। मतलब एक स्पेशल सिचुएशन फंड अपने एसोसिएट में पैसा नहीं डालेगा, एक स्पेशल सिचुएशन फंड अपने अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा नहीं डालेगा। सिर्फ किस में डाल सकता है? मतलब स्पेशल सिचुएशन फंड सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सिचुएशन फंड में ही पैसा डालेगा, बाकी जो अदर कैटेगरी है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की उसमें पैसा नहीं डालेगा। फिर बोला यूनिट ऑफ स्पेशल सिचुएशन फंड मैनेज और स्पॉन्सर्ड बाय इट्स मैनेजर, स्पॉन्सर और एसोसिएट ऑफ इट्स मैनेजर और स्पॉन्सर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे दे दिया है कॉर्पस कितना बोल दिया है? 100 करोड़। इसीलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी आ जाता है। तो लिमिट क्या दी है? साइज कितने की होगी? 100 करोड़। अब ऊपर वाला भूल जाओ, ये नीचे वाला याद रखना। साइज कितने की? 100 करोड़। और कम से कम एक व्यक्ति से कितना पैसा जमा करेंगे हम? 10 करोड़। वैसे नॉर्मल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में 1 ही करोड़ है, लेकिन यहां कितना है? 10 करोड़। अच्छा सुनो ना, अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो नॉट लेस देन 5 करोड़, क्या बोला गया है? इन केस ऑफ एक्रीक्रेडिटेड इन्वेस्टर। कौन सा इन्वेस्टर है? एक्रीक्रेडिटेड इन्वेस्टर, मतलब वो इन्वेस्टर जो अपन ने अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म देखे थे, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेटेड इन्वेस्टर। तो क्या बोला है? वैसे नॉर्मली कितने कितने रुपए जमा करेगा वो? मैं अगर स्पेशल सिचुएशन फंड हूं तो मैं लोगों से कितना पैसा जमा करूंगा? 10 करोड़। टोटल 100 करोड़, लेकिन एक बंदे से कितना?
एक बंदे से 10 करोड़, ठीक है, फ्रॉम एन इन्वेस्टर। अगर एग्रीगेटेड इन्वेस्टर है तो कितने तक, 5 करोड़, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है तो 25 लाख। तो 3 कैटेगरी। पहली बात तो मैं टोटल कम से कम कितने का इश्यू आएगा, 100 करोड़। फिर मैं कम से कम एक बंदे से कितना लूंगा, 10 करोड़। अगर एग्रीगेटेड क्या रहे से लेना चाहता हूं तो कितना, 5 करोड़। उसके बाद अगर मैं अपने एम्प्लॉय से ले रहा हूं तो, या डायरेक्टर से ले रहा हूं तो 25 लाख, बराबर है। SSF इंटेंडिंग टू एक्ट एज अ रिजोल्यूशन, तो क्या वो आईबीसी के अंदर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है? यस, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वो बन सकता है। रिवाइवल प्लान में वो बिडिंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों, कैटेगरी 3, चुप रहे। कैटेगरी 3 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या बोला है? Category 3 alternate investment fund shall invest not more than 10% of investable fund in an investing company directly or through investment in unit of any other alternate investment fund, and the large value fund for aggregated investor of category 3. Alternate investment fund may invest up to 20% of investable fund in an investing company directly or indirectly investment in the unit of other alternate investment fund. तो क्या बोला है? Alternate investment fund मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम नॉट मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड इन अ ट्रस्टी कंपनी डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ अदर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड द लार्ज वैल्यू फंड फॉर एग्रीगेटेड इन्वेस्टर ऑफ कैटेगरी 3। मतलब ये कितना इन्वेस्ट कर सकता है? मैक्सिमम 10%। मैक्सिमम कितना? 10%। मतलब एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 मतलब थोड़ा रिस्की है, हेज फंड आता था उसके अंदर। कैटेगरी 3 इज द रिस्की फंड, है ना, जो डाइवर्स स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। तो क्या बोला है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड शैल नॉट मोर देन 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड इन इन्वेस्टी कंपनी। कोई भी कंपनी के अंदर, इन्वेस्टी कंपनी मतलब जिस कंपनी में हम पैसा डाल रहे हैं उस कंपनी को बोलते हैं इन्वेस्टी कंपनी। तो एक कंपनी के अंदर कितना डाल सकते हो? मैक्सिमम 10%, डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ अदर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड लार्ज वैल्यू फंड फॉर एग्रीगेटेड इन्वेस्टर ऑफ कैटेगरी 3। फिर बोला अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड इन इन्वेस्टमेंट कंपनी डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट यूनिट ऑफ अदर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो 2 चीजें बोली गई है बेटा जी। क्या बोला गया? आराम से, पहला क्या बोला गया है? आप 10% से ज्यादा नहीं डाल सकते अगर आप कौन से इसमें आते हो? एग्रीगेटेड इन्वेस्टर में आते हो आप। मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहां कवर हो रहा है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इज नथिंग, यहां पे क्या है वो, बिकॉज अगर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या कैटेगरी 3 है? 3 कैटेगरी है ना टोटल, मैं तीसरे कैटेगरी की बात कर रहा हूं। और वो तीसरा कैटेगरी वाला बंदा कौन है? जो तीसरे कैटेगरी के अंदर जो आ रहा है वो उस इन्वेस्टर को क्लासिफाई किया गया कि ये कौन है। तो वो कोई भी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकता है? मैक्सिमम नॉट मोर देन 10%। और अगर वो एग्रीगेटेड इन्वेस्टर नहीं है तो 20%, कितना भी नहीं, 20%। तो 10% और 20%, कितना बोला गया है? 10% और 20%। So investment in listed and equity of investing company category 3 alternate investment fund may calculate the investment limit of कितना? 10% either the investable fund or of the net asset value of the scheme and large value fund for whom aggregated investor of category 3 और उसके अलावा कितनी लिमिट है? 20%। लेकिन अब लिमिट क्या हो गई है बेटा? 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, बराबर है। अब ये यहां से इसको क्या कर दिया? या तो 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड लो या 10% ऑफ नेट एसेट वैल्यू लो, या तो 10% ऑफ व्हाट? इन्वेस्ट। देखो यहां लिखो, प्रोवाइडेड दैट फॉर इन्वेस्टमेंट इक्विटी ऑन फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ लिस्टेड एंटिटी ऑफ एन इन्वेस्टी कंपनी। यहां पे क्या बोला गया है? लिस्टेड इक्विटी ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। 2 अलग प्रोविजन है, इसको ध्यान से सुना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
पहले तो बताओ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी कौन सा है? तीसरा। अगर वो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई भी कंपनी में, तो कितना? 10% ऑफ इन्वेस्टिबल फंड। 10% ऑफ व्हाट? इन्वेस्टिबल फंड। ये क्लियर है? 10% ऑफ व्हाट? इन्वेस्टिबल फंड। किसी भी मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी कौन सा है? 3। और उसमें भी कौन सा इन्वेस्टर है? एक्रीक्रेडिटेड इन्वेस्टर। तो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, ठीक है, तो वो कितना डाल सकता है? 10%। एक कंपनी में 10% से ज्यादा नहीं डाल सकता। और अगर वो एक्रीक्रेडिटेड इन्वेस्टर नहीं है तो कोई कंपनी में कितना डाल सकता है? 20%। ये क्लियर है? लेकिन 20% किसका? 20% इन्वेस्टिबल फंड का। अगर वो कंपनी बोला है, और अगर तुम वही लिस्टेड कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो कितना डाल सकते हो? 10% ऑफ इन्वेस्टिबल फंड और 10% ऑफ एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। यहां सिर्फ कंपनी बोली है, तो अगर वो लिस्टेड में डाल रहे हो तो 10% किसका लेना है? सिर्फ इन्वेस्टिबल फंड का लेना है। अनलिस्टेड में डाल रहे हो तो 10% किसका लेना है? सिर्फ इन्वेस्टिबल का। 20% किसका? इन्वेस्टिबल का। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो 10% ऑफ इन्वेस्टिबल फंड और 10% ऑफ एनएवी। ठीक है? सो देखो क्या बोला, वापस से पढ़ेंगे इस सेंटेंस को, देखना जी। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड पूरा पढ़ना मेरे साथ। क्या बोला? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड शैल नॉट मोर देन 10% ऑफ इन्वेस्टिबल फंड इन एन इन्वेस्टी कंपनी directly or through investment in unit of other alternate investment fund and the large value fund for aggregated investor of category 3। फिर बोला AIF may invest up to कितना? 20% of the investable fund in any investment company directly or through investment in units of AIF provided that investment in listed equity। तो उसमें लिमिट क्या आ गई? 10% of investable fund और एनएवी ऑफ दी स्कीम। ठीक है? सो लिस्टेड में 2, अनलिस्टेड में 1 ही लिमिट है। अच्छा, डीपी का अमेंडमेंट देखना क्या बोला गया? सेबी हैज इंक्रीज द नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर स्टॉक ब्रोकर टू रजिस्टर एज अ डीपी। मतलब स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड हो रहा है एज अ डीपी प्रोवाइडेड दैट स्टॉक ब्रोकर शैल हैव अ नेटवर्थ ऑफ ₹3 करोड़ और उसको विद इन 1 year ऑफ द डेट ऑफ नोटिफिकेशन विच शैल बी इंक्रीज टू 5 करोड़ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नोटिफिकेशन। हाँ है ना? तो कोई स्टॉक ब्रोकर है, उसको अब एज ए डीपी भी काम करना है, तो इस स्टॉक ब्रोकर का नेटवर्क कितना होना चाहिए? 3 करोड़। वो भी 3 करोड़ कब से? 1 साल फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर इस स्टॉक ब्रोकर का नेटवर्क कितना होना चाहिए? 3 करोड़। और इस नोटिफिकेशन से 2 साल के अंदर इसका नेटवर्क कितना हो जाना चाहिए? 5 करोड़। मतलब अभी एक्चुअली स्टॉक ब्रोकर को अगर डीपीबी बनना है तो उसका नेट, अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आके अभी 1 ही साल हुआ है, तो 3 करोड़ तो होना ही चाहिए। 1 साल जैसे ही खत्म हो जाता है तो विद इन 2 years उसका नेटवर्क कितने करोड़ पे पहुंचा देना है? 5। ठीक है? अच्छा, यहां पे अ न्यू क्लॉज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर भी क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया है। और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का मतलब जिसके पास सिर्फ काम है सेटलमेंट का, जो खुद ट्रेडिंग नहीं करता। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर मतलब ही इज ओनली एक्टिंग एज अ क्लियरिंग मेंबर, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग राइट्स नहीं है इसके पास, उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। नेक्स्ट वन बोला है द डेफिनेशन ऑफ कस्टोडियन सर्विसेज हैज बीन अमेंडेड। कस्टोडियन सर्विसेज मतलब जो होल्ड करता है। कस्टोडियन का मतलब क्या करता है? जो होल्ड करता है। सो कस्टोडियन सर्विसेज इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज और गुड्स ऑफ अ क्लाइंट और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड और टाइटल डीड ऑफ रियल स्टेट एसेट्स बाय अ रियल स्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम विद द सिक्योरिटी। मतलब देखो इसके अंदर कौन है, किस किस को ऐड कर दिया है? तो भैया म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा है क्या? सिक्योरिटीज या क्या? गुड्स या फिर क्या? गोल्ड या फिर क्या? सिल्वर। तो ये म्यूचुअल फंड भी क्या है? कस्टोडियन है।
अगर वो क्लाइंट का सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, गुड्स होल्ड कर रहा है, गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है, सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कस्टोडियन। तो कस्टोडियन में क्या ऐड कर दिया? कस्टोडियन सर्विसेज में क्या ऐड कर दिया? सॉरी, मतलब कस्टोडियन सर्विसेज, अगर मैं म्यूचुअल फंड हूं, ठीक, आपने मेरे को पैसा दिया है और मैंने वो पैसा गोल्ड में डाला है, आपने मेरे को पैसा दिया और मैंने उसको पैसा कहां डाला है, तो क्या आपके बिहाफ पे वो गोल्ड मैं होल्ड कर रहा हूं? तो आई एम प्रोवाइडिंग यू अ कस्टोडियन सर्विसेज। सो कस्टोडियन सर्विसेज मतलब क्या हो गया? इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज और गुड्स ऑफ अ क्लाइंट, और गुड्स और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड। फिर जो टाइटल डीड होल्ड करता है किसका? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट राइट का। रीट क्या होल्ड करता है? टाइटल डीड। तो रीट भी कौन हो गया? रीट भी क्या प्रोवाइड कर रहा है? कस्टोडियन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद दी सकरा। ठीक है सर। A custodian holding a certificate of registration as on the date of commencement of Security and Exchange Board of India may provide custodian services in respect of silver or silver related instrument held by mutual fund only after prior approval of the board। मतलब अगर आप सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होल्ड करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड क्या होल्ड करना चाहता है? सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो उसको अपने आप को क्या उसको अपने आप से क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसको सेबी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? कस्टोडियन सर्विसेज प्रो। ये वर्ड ऐड कर दिया है क्या? सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, है ना? हाँ, जो म्यूचुअल फंड सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है, उसको भी हम बोलेंगे कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? कस्टोडियन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पहले सिर्फ गोल्ड के लिए था। ठीक है, सिक्योरिटी कवर का नाम, एसेट कवर का नाम क्या कर दिया? सिक्योरिटी कवर कर दिया है। ठीक है, एसेट कवर को सिक्योरिटी कवर कर दिया, दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी या। अब वैसे ही मैं कंपनी लॉन्ग अमेंडमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों अपलोड करके दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।